एपिसोड 41। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तुम किसके साइड हो? सूर्या मैनेजर के पास जाकर कह देता है कि उसको अपने टेबल पर किसी वेटर को भेजने के लिए। जब सूर्या और रिया दोनों ही वापस अपनी टेबल पर जाने लगते हैं तब सैफ अपने लड़कों के साथ आकर रिया और सूर्या का रास्ता घेर लेते हैं। सैफ और उसके लड़के रिया को बड़ी ही अलग नज़रों से देख रहे थे। रिया ये देखकर खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं, इसलिए वो सूर्या के पीछे जाकर छुपने का फैसला करती हैं। रिया, तुम मेरे पीछे क्यों छिप रही हो? तुम्हारे वजह से अब ये तुम्हारे दोस्त मेरे दुश्मन बन जाएंगे। रिया पर उसकी नहीं सुनती हैं और उसके पीछे जाकर उसके कान में कहती हैं, चुप करो तुम, मैंने देखा था तुमने कैसे कबड्डी में मोना के बॉयफ्रेंड नितिन को आराम से हरा दिया था, इसलिए तुम इन सब से भी लड़ो। सूर्या उसकी बात सुन आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए पूछता है, और ये मेहरबानी मैं किस लिए करूं तुम पर? फिर रिया भी कहती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त जो हूं और एक दोस्त की जान बचाना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। रिया, वो क्या है ना कि मेरा आज मूड नहीं है, इसलिए मैं आज लड़ तो नहीं पाऊंगा। सूर्या कहता है। सैफ और उसके लड़के सारी कानाफुनसी उन दोनों की साफ साफ सुन सकते थे। सैफ के लड़कों में से एक लड़का आगे आकर कहता है, क्यों बे, हमारे भैया जी के सामने आकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? निकल यहाँ से अब पतली गली से, ना ही तो हम लोग तो हारू हालात करेंगे कि तुम्हारा थोपड़बा पहचान मा नहीं आएगा। सूर्या उसकी धमकी सुन कहता है, अरे भैया, हमार की औकात जो हम तोहार भैया जी से पंगा ले, हमार थोपड़बा का हुलिया ना चेंज करिए, काहे कि हमें हमार थोपड़बा से बहुत प्यार है। हम तो जा रहा हूँ भैया लोग, तो सब मज़ा लीजिए। सूर्या भी बिहारी भाषा में ही उस लड़के से कहता है और वहाँ से अपने टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। रिया उसको रोकते रह जाती है पर सूर्या उसकी एक नहीं सुनता है और चला जाता है। सूर्या को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी, उसने मुझे इतने शराबी लड़कों के साथ अकेला छोड़ दिया। हे माता रानी, मदद करना इन नशेड़ियों से मेरी। रिया होती हैं अब परेशान, वो सोच रही होती हैं कि वो अब किस तरीके से यहाँ से बचकर निकल सकती हैं। रिया जी, ज़रा हमारे करीब भी तो आइए, हम भी किसी हीरो से कम थोड़ी ना है, हम आपको इतना मज़ा देंगे कि आप उस मज़ा को संभाल नहीं पाओगी। सैफ रिया के करीब आते हुए कहता है। रिया को वैसे डर तो लग रहा था पर इतना भी नहीं लग रहा था कि वो डर के भाग जाए, क्योंकि पावर तो उसके डैड के पास भी था। तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को नंबर मिलाने लगती हैं। ये देखकर सैफ अपने एक लड़के को इशारा करता है और वो लड़का झट से रिया का फ़ोन उसके हाथ से छीन लेता है। ओहो रिया जी, हम हैं कि आपसे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आप हो कि अपने पिताजी के यहाँ पर कॉल कर रही हैं। काहे आप अपने पिताजी को बीच में लाकर कबाब का हड्डी बना रही है? जब रिया के हाथ से उसका फ़ोन भी चला जाता है तो वो कहती हैं, सैफ देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरा फ़ोन वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत अपनी पापा से कर दूंगी। तुम मेरे पापा को अभी जानते नहीं हो, वो इस दिल्ली के सीएम हैं। रिया की बात सुन सैफ और उसके लड़के हंसने लगते हैं। रिया जी, शायद आपको ये नहीं पता है कि हम और हमारे पिताजी कौन हैं, पर खैर, हमें आपकी तरह अपने पिताजी को यहाँ नहीं लाना है, इसलिए क्यों ना हम दोनों ही एक कमरे में जाकर बात करें। सैफ ने कहा। इधर रिया उन लड़कों और सैफ से बचकर निकलने का कोई प्लान बना रही थी और उधर सूर्या वेटर के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। जब काफ़ी देर हो जाता है और रिया अभी तक आती नहीं है तो मोना सूर्या से पूछती हैं, सूर्या, रिया अभी तक आई नहीं, क्या तुमने उसे कहीं पर जाते हुए देखा था? सूर्या उसकी बात सुनकर अपने ही धुन में कहता है, हाँ वो मेरे साथ ही थी, पर फिर उसके कुछ दोस्त आ गए तो वो वहीं पर रह गई, शायद वो उनसे बात करने में बिजी होगी। सूर्या जवाब देता है। सूर्या के इस जवाब से मोना सोच में पड़ जाती है, क्योंकि रिया के दोस्त भला इस छोटे से होटल में क्यों आएंगे, इसलिए वो उससे पूछती हैं, क्या तुम्हें उस दोस्त का नाम तो पता होगा जब रिया अपने दोस्त से मिल रही होगी तो? सूर्या फिर से रिलैक्स होते हुए ही कहता है, हाँ मैंने उसका नाम सुना, उस लड़के के साथ उसके और भी कई सारे दोस्त थे और वो सैफ करके उसका नाम था।
रिया सैफ का नाम सुनकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, सैफ रिया का कोई दोस्त नहीं है बल्कि वो तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सैफ को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो रिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो एक नंबर का छिछोरा है, हमें जल्दी से उसको जाकर बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो पता नहीं रिया के साथ क्या करेगा। मोना परेशान होते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर अक्षय कहता है, सूर्या यार क्या किया तूने, रिया को किसी अनजान लड़के के साथ छोड़ दिया। भाई कम से कम पता तो कर लेता कि वो उसका दोस्त है या दुश्मन। अक्षय की बात सुन सूर्या भी कहता है, वो मैंने उतना सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि होगा कि एक्स या फिर उसका चाहने वाला, इसलिए मैंने अकेले में उन लोगों को छोड़ दिया। अक्षय फिर सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, चलो अब रिया को बचाने के लिए। सूर्या वैसे वहां पर टोटल लड़के कितने थे? अंकुश उससे पूछता है। सूर्या फिर उसका सवाल सुनकर सोचते हुए उसे बताता है, होंगे शायद 15 या फिर 16 लड़के। अंकुश ये सुन कहता है, अरे यार ये तो बहुत हैं और हम तो सिर्फ 6 ही है। सूर्या अंकुश की काउंटिंग सुनकर उसको करेक्ट करते हुए कहता है, अंकुश तूने काउंटिंग गलत की है क्योंकि मैं वहां पर कोई लड़ाई वड़ाई करने नहीं जाने वाला, इसलिए तुम सिर्फ अब 5 ही हो और वो 15 या फिर 16। अक्षय फिर आह लेते हुए कहता है, 15 हैं या 16, चलो पहले चल के ये देख लो कि रिया ठीक है या फिर नहीं, फिर हम बाद में इनसे निपटने का देखेंगे। अक्षय की बात सुनकर सभी टेबल से खड़े हो जाते हैं और रिया के पास जाने लगते हैं। अनाया ने सूर्या का हाथ पकड़ा हुआ था, सभी वहां पर चले जाते हैं जहां पर रिया और सैफ के साथ उसके लड़के थे। अक्षय को देखकर रिया कहती हैं, अक्षय इधर, मैं इधर हूं। रिया की आवाज़ सुन पूरी टोली रिया के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। सैफ उन सभी को देखकर र पूछता है, तुम सब कौन हो बे और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तभी आयुष आगे आते हुए कहता है, रिया तुम पहले हमारे पास आओ। रिया आयुष की बात सुनकर जल्दी से मोना के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। सैफ के लड़कों में से एक लड़का सूर्या को देखते हुए कहता है, भैया जी तो वही लकड़ा है जो अभी अभी यहाँ से गया था, क्यों बे हमने तुझे जाने दिया तो तूने अपने दोस्तों को बुला ले आया। उसकी बात सुन सूर्या कहता है, अरे भाई नहीं, मैं इन सब को नहीं लाया, ये सब खुद ही आ गए इस लड़की को ढूंढते ढूंढते। सूर्या की बात सुनकर अक्षय उसकी तरफ शक की निगाहों से घूरते हुए देखता है और कहता है, तू इन लोगों की तरफ है या फिर हमारी तरफ, ये बता पहले, तेरी बातों से लग रहा है कि तूने जानबूझ के रिया को यहाँ पर छोड़ा था। तभी रिया भी अक्षय का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ अक्षय तुम सही कह रहे हो, जब मैंने सूर्या से मदद मांगी तो सूर्या मुझे छोड़कर चला गया। इतना कहने के बाद वो अपनी तेज नज़रों से सूर्या को देखती हैं। सूर्या फिर अक्षय को जवाब देता है, भाई देख मैं तो तेरे साइड ही हूं, पर मुझे अभी लड़ना नहीं है, इसलिए सोच रहा हूं कि मैं खुद के ही साइड चला जाऊं। आयुष और अक्षय ने तो सूर्या से उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी बीच में सैफ आते हुए कहता है, क्या बे हमारा समय बर्बाद मत करो, हम बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं, यही लिए जल्दी से रिया को हमारे पास छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। अक्षय ये सुन उसको जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई हम यहाँ पर कोई लफड़ा मोल लेने नहीं आए हैं, इसलिए बातचीत करके इस मैटर को यहीं पर रफा दफा करते हैं। ये सुन सैफ के लड़कों में से एक लड़के आगे आकर अक्षय के कंधे पर धक्का देते हुए कहता है, अबे तू कौन है बे, मैटर को रफा दफा करने वाला? तुम लोग अभी भैया जी को जानते नहीं हो। उस लड़के के धक्का देने से अक्षय पीछे की तरफ चला जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी सैफ अपने लड़कों से कहता है, बहुत समय बर्बाद हो गया है बे, अब जल्दी से रिया को उठाओ और चलो रे। सैफ की बात सुनकर उसके लड़के कहते हैं, हुकुम भैया जी। इतना कहने के बाद ही सब लड़के रिया के तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अक्षय, आयुष और बाकियों के आने के वजह से सैफ के लड़कों को अब उन सब से भी लड़ने की ज़रूरत थी। सूर्या अनाया को लेकर के साइड में चला जाता है। सैफ के लड़के अक्षय को उठाकर एक टेबल पर फेंक देते हैं, जिसके वजह से टेबल टूट जाता है और अक्षय नीचे पड़ा का पड़ा रह जाता है। अंकुश वहां से भागते हुए कहता है, अरे भाई भागो यार यहाँ से, ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं। अंकुश फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसको आयुष बीच में पकड़कर रोक लेता है और कहता है, अंकुश क्या कर रहा है? अगर तू भाग रहा है तो कम से कम इन लड़कियों को तो यहाँ से ले जा ताकि इसको कुछ ना हो। अंकुश आयुष की बात सुनकर रिया की तरफ और मोना की तरफ जाता है, पर वहां पर पहले से ही 5 सैफ के लड़के मौजूद थे। अरे भाई अब इनसे कैसे बचूं और इन दोनों को भी बचाऊं?
सूर्या और अनाया दोनों ही ये तमाशा होते देख रहे थे, तभी वहां पर उस होटल का मैनेजर तोड़फोड़ की आवाज़ सुनकर आ जाता है। वो देखता है कि वहां की कई सारी टेबलें टूट चुकी थी और कुर्सियां भी, कई सारे लोग होटल से जा रहे थे ये लड़ाई देखकर। अरे ये क्या हो रहा है, गार्ड्स गार्ड्स, इन लोगों को रोको। मैनेजर गार्ड्स को बुलाने लगता है, पर वो अपनी नज़र घुमा कर देखता है तो वहां पर पहले से ही उसके सारे गार्ड्स लेटे पड़े थे और आराम कर रहे थे। हे भगवान, ऐसे तो मेरा होटल पूरा बर्बाद हो जाएगा, मुझे शायद पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वहां पर सैफ आ जाता है और उसका फ़ोन छीन लेता है। मैनेजर सैफ को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि सैफ उसका रोज़ का कस्टमर था और मैनेजर सैफ की फितरत से भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ था। क्या कर रहे हो मैनेजर, दिख नहीं रहा है का हमार लड़के थोड़े जोश में है, चुपचाप जाकर वहाँ कोने में बैठ जाओ, ना ही तो हम तोहका भी नहीं छोड़ेंगे, भेजवा में हमार बात फिट हुआ कि नहीं। मैनेजर फिर डरते हुए कहता है, फिट हो गया भाई, फिट हो गया। इतना सुनने के बाद सैफ अब रिया के तरफ बढ़ने लगता है। मैनेजर फिर चुपचाप जाकर सूर्या के पास ही बैठ जाता है। अंकुश सैफ के लड़कों से बचने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। जब वो भागते भागते थक जाता है तो वो एक जगह रुक जाता है और सांस लेने लगता है, पर फिर सैफ के लड़के अंकुश को पकड़ लेते हैं और उसको उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अनाया को ये सब उन सभी पे तरस आ जाता है। वो कहती हैं, सूर्या। अनाया की आवाज़ सुनकर सूर्या भी कहता है, वो तुम अक्षय और आयुष की मदद क्यों नहीं करते, ज़रा देखो तो क्या हालत हो गई है इनकी, और रिया, मोना, जीविका को तो देखो, वो तीनों कैसे डर के एक जगह ही बैठी हैं। सूर्या, उन लोगों की मदद कर दो, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे ये सब तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। सूर्या अनाया की बात सुनकर उसको प्यार से देखता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, अभी बस मैं गेम ओवर करके आता हूँ, फिर हम सभी कहीं पर अच्छा खाना खाने चलेंगे। एपिसोड 42 हूर की प्रिय। अनाया को देखा नहीं जाता है जब सूर्या के सभी दोस्त बुरी तरह से पिट रहे होते हैं, तो असल में सूर्या को ज़्यादा हंसी तो अंकुश को देखकर आ रही थी, क्योंकि अंकुश इधर से उधर भागकर खुद भी थक रहा था और सैफ के लड़कों को भी थका रहा था। अक्षय, जो अभी तक टेबल पर गिरा हुआ था, अब वो उठ चुका था और अपने होश में भी आ चुका था। अक्षय सैफ को रिया, मोना और जीविका की तरफ जाता देख जल्दी से सैफ के पास पहुंच जाता है और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अक्षय के हाथ से वैसे तो थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था, पर फिर भी वो उन तीनों को सैफ चंगुल से बचाने के लिए आगे आ गया था। सैफ, लड़कियों पे क्या अपनी ताकत दिखाता है, अगर दम है तो मुझ पर अपना ताकत दिखा, अक्षय ने कहा। सैफ तो उसकी बात सुनकर वहीं पर उसका चेहरे देखते देखते हंसने लगता है। का बोला, तू तोहका हमार ताकत देखने का है, हम तोहारी ख्वाहिश अभी ही पूरी कर देते हैं। सैफ फिर अपने शरीर को चटकाते हुए अक्षय की तरफ बढ़ने लगता है। सैफ दिखने में बड़ा और काफ़ी हट्टा कट्टा था और दूसरी तरफ अक्षय भी लड़ने को तैयार था। उसका सर थोड़ा सा चकरा रहा था, पर वो खुद को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सैफ अपना घूंसा अक्षय की तरफ छोड़ देता है। सैफ का वो बड़ा सा हाथ सीधा अक्षय के छाती पर जाकर लगती है, जिसके वजह से अक्षय नीचे बैठ जाता है। ओ तेरी, अबे तेरा हाथ है या हाथी का पैर, कितने जोर से मारा यार। अक्षय खांसने लगता है और सैफ तीनों लड़कियों की तरफ जाने लगता है। इधर तो 3 हूर की परियां हैं, आज तो मज़ा ही आ जाएगा बे, तीनों को एक साथ अपने बेड पे ले जाऊंगा। सैफ अपनी गंदी निगाहों से उन तीनों को देखने लगता है। मोना काफ़ी डर जाती है सैफ की बातों से। वो वैसे सैफ को जानती थी कि सैफ कैसा है, पर वो इतना ज़्यादा बुरा है उसको ये नहीं पता था। सैफ, देखो, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें और तुम्हारे पिता को एक ही बार में रोड पे ले आएगा। मोना कहती है, पर सैफ को तो मानो कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। जैसे जैसे सैफ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे तीनों लड़कियों का शरीर दर्द से कांपते जा रहा था। सैफ रिया को पकड़ कर ले जाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है, पर तभी सैफ के कंधों पर किसी का हाथ आकर रुकता है, जिसके वजह से सैफ बीच में ही रुक जाता है रिया को पकड़ते पकड़ते। अबे अब कौन है बे? सैफ इतना कहने के बाद ही पीछे मुड़ता है और देखता है उसके सामने सूर्या खड़ा था, जो बिल्कुल रिलैक्स होकर उसके सामने में ही खड़ा था। सैफ को उसके आंखों में कोई डर नहीं दिख रहा था। अबे तू फिर आ गया फुट यहाँ से, ना ही तो तोहार भी एकर जैसे हालत कर देब, हमार माथा मत फिराओ और फुट बुड़बक, सैफ कहता है। तभी उसकी बात सुनकर सूर्या मस्त स्टाइल में कहता है,
देखो भैया जी, मेरा एक उसूल है, अगर तुम किसी को चाहो तो उसके लिए अपनी जान देना और किसी की जान लेना भी सीख लो। यही लिए की है ना कि हमार पसंद को तुम पसंद नहीं आए। भैया जी अबे यार, मुझे तो बिहारी बोलना भी नहीं आता, पता नहीं तू और तेरे पंटल लोग कैसे बात कर लेते हो। सूर्या फिर अपनी बता को पूरी करते हुए कहता है। हाँ तो मैं कहाँ पर था, हाँ मैं कह रहा था कि मेरी पसंद को तुम्हारा से थोपड़ा जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और ऊपर से उसको लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, तो क्या है ना कि मैं तुम्हारा थोपड़ा यहाँ पर ठीक करने के लिए आया हूँ। सूर्या फिर अपने शर्ट के पीछे से एक ब्लैक गोगल निकालता है और बिल्कुल किसी हीरो के स्टाइल में उसको अपने आंखों पे चढ़ा लेता है। तो बोलो, मैं करूँ अपना काम या फिर जाते हो तुम सब अभी यहाँ से? सूर्या सैफ से पूछता है। सैफ उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लगता तू हमका ठीक तरह से जानता नहीं है बचवा, ही लिए ऐसी बातें कर रहा है, तू हमार थोपड़ा सुझाएगा, चल दिखा अपना दम, के इतना दम भरा है तोहार में, ज़रा हम भी तो देखें। सैफ के इतना कहने के बाद सैफ सभी लड़कों अपने पास बुला लेता है और फिर उनसे कहता है, रे सबसे पहले ई को निपटाओ बे, ई बहुत हमार नाक में दम कर रहा है। सैफ की बात सुन सभी लड़के सूर्या की तरफ देखने लगते हैं। उनकी नज़रें बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह थी जो सूर्या को बस कच्चा चबा जाना चाहते थे। जस्ट कूल डुड, क्या कर रहे हो तुम सब? अपने भैया जी के बात पर तुम सब पता भी है किस से लड़ने जा रहे हो? चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम सभी एक लास्ट मौका देता हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद मेरा ये जो मुंह है ना, ये बात नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह मेरे हाथ और पैर बात करेंगे, इसलिए अभी निकलो सभी के सभी। सूर्या के लास्ट चांस वाली बता सुनकर सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि सूर्या था अकेला और वो थे बहुत सारे, फिर भी सूर्या उनको ये धमकी दे रहा था कि अभी वो सभी यहाँ से निकल जाए, नहीं तो सूर्या उनको बहुत मारेगा। इस बात पर वो सभी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। उनको हंसता देख सूर्या फिर कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, चलो खैर अब मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ और पैर के बोलने का समय हो गया है। सूर्या इतना कहकर अपने मुंह पर ताला लगाकर चाबी को निगल जाने वाली एक्टिंग करता है, फिर वो अपने एक हाथ से उन सभी को आने के लिए कहता है। मारो बे, ई का भाषण काहे सुन रहे हो बे? सैफ ने कहा। फिर सभी सूर्या को मारने के लिए भागते हैं। ये देखकर जीविका कहती हैं, सूर्या ये क्या किया तुमने? माना कि तुम काफ़ी ताकतवर हो, पर तुम अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ पाओगे? सैफ के लड़कों में से एक लड़का सूर्या के चेहरे पे घुसा मारने के लिए अपना हाथ घुमाता है, वो घुसा फिर बिल्कुल सूर्या के चेहरे पर जा लगता है। ये देखकर मोना, जीविका और रिया के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी चिल्ला पड़ते हैं। सूर्या, वहां पर सिर्फ एक ऐसी लड़की होती है जो नहीं चिल्लाती है। सूर्या का नाम लेकर वो और कोई नहीं, अनाया होती है, क्योंकि उसको दिख रहा था कि सूर्या को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी सूर्या उस लड़के के गुस्से को नीचे करते हुए उसका हाथ मरोड़ देता है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को तो लग रहा था कि सूर्या का तो हो गया अब काम तमाम, पर इधर सूर्या बिल्कुल मस्त बिंदास खड़ा था। क्या भाई, कैसे बंदों को अपनी पलटन में शामिल किया है? ये सब तो मुझे एक गुस्सा तक नहीं मार पा रहे हैं, सूर्या ने कहा। उसकी बात सुन सैफ का खून खोल उठता है और वो कहता है, यहाँ खड़े खड़े हमार मुहा की टाक रहा है बे, जाके मारना ही तो हम तो सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैफ के गुस्से को देखकर उसकी पलटन अब सूर्या को एक भी मौका ना देते हुए मारने लगते हैं। सूर्या उन सभी के हमलों से बच रहा था। वो एक एक कर हर किसी को लात और घुसे मार रहा था। जिसको भी सूर्या का लात पड़ रहा था वो सभी दूर जाकर गिर रहे थे, और जिसको घुसा पड़ रहा था वो सब नीचे बैठ जा रहे थे। सैफ अपने सभी लड़कों को पीटता देख समझ जाता है कि ये लड़का फिर बाद में ज़रूर उसको भी ऐसी ही मारेगा। उसकी नज़र तभी मैनेजर के बगल में एक लड़की पर जाती है जो इस लड़ाई का मज़ा ले रही थी। वो सूर्या को चीयर कर रही थी। ये देख उसको याद आ जाता है कि सूर्या ने उससे क्या कहा था। वो अपने लड़कों से कहता है, लड़के को छोड़ो बे और ई लड़की को पकड़ो, एके पकड़ लिए तो लड़का खुद ही सरेंडर कर देगा। सैफ के पंटर लोग फिर सूर्या को छोड़कर अनाया की तरफ जाने लगते हैं। जब सूर्या देखता है कि वो सभी अनाया की तरफ जा रहे हैं तो उसको अब गुस्सा आने लगता है। सैफ, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, अनाया को मत ला इन सब में, अगर उसको एक खरोच भी आई तो तू बचेगा नहीं। सैफ पर सूर्या की धमकी को इग्नोर कर देता है। सूर्या को जब सैफ इग्नोर कर देता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसकी आंखें लाल होए लगती हैं। वो काफ़ी तेज़ी से अनाया की तरफ भागता है। सूर्या तुरंत अनाया के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अनाया तुम मेरे पीछे ही रहना। अनाया उसकी बात सुनकर कहती हैं,
पर तुम्हारा क्या, मैं क्या अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लूं? मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे पीछे ही रहना। और रही बात तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की, तो उनको आने में समय तो लग ही जाएगा, इसलिए मुझे अभी ये हैंडल करने दो। सही मौका देखकर तुम अक्षय और बाकियों के पास चली जाना। सूर्या इतना कहने के बाद अब असली फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सूर्या अपने दोनों हाथों को बॉक्सर की तरह आगे कर लेता है और सैफ और उसके पंटरों के मूवमेंट पर अच्छे से हरकत रखता है। सैफ का एक बंदा जैसे अनाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे सूर्या एक घुसा उस लड़के की तरफ छोड़ देता है। वो घुसा सीधा उस लड़के के मुंह पर जा लगता है। सूर्या के पंच के बाद वो लड़का लेता का लेता रह जाता है। सूर्या बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के टूर्नामेंट के जैसे ही अपना मूव कर रहा होता है। वो तुरंत फिर जल्दी से जगह चेंज करके दूसरे लड़के को मारने लगता है। सूर्या तेजी से अपना हाथ चलाने लगता है और उसके हर के पंच के साथ सैफ का एक एक बंदा नीचे गिरते जा रहा था और उठने का नाम तक नहीं ले रहे थे। ये सूर्या ही है ना, या फिर इसके शरीर में किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की आत्मा चली गई है? अंकुश कहता है। अंकुश इतना हैरान था कि वो आंखों को बार बार मौल के देख रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। गौरव, जरा मेरा गाल खींचियो। ये सुन तुरंत गौरव जोर से अंकुश के गालों को खींचता है। अरे लग गई रे, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। गौरव काफी जोर से अंकुश के गाल को खींचता है, जिसके वजह से अंकुश का गाल लहर मारने लगता है। सूर्या अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, इसलिए वो हर एक लेताते जा रहा था। वो जल्द ही सैफ के पास भी पहुंच जाता है और फिर उससे कहता है, मैंने कहा था तुझे यहाँ से जाने के लिए, पर तू नहीं माना। अब मैं तुझे यहाँ से बिना तेरी हालत पतली किए जाने तो नहीं दूंगा। सैफ को अब डर का एहसास हो रहा था। सूर्या ने अपने हर एक गुस्से के साथ हर एक लड़के को गिरा दिया था। सैफ को अब ये डर बैठ गया था कि कहीं वो उसका हाल भी उसके साथियों की तरह ना कर दे, इसलिए वो सूर्या से कहता है, अरे भैया आप तो सीरियस हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे भैया। हम रिया को जाने देते हैं, आप हमें जाने दे कि हमारी बात सही है कि नहीं आए। सूर्या सैफ का बदला टोन देखकर हंसने लगता है और कहता है, यार तुम सबके सिर के ऊपर जब मुसीबत आती है तो तुम सब ऐसे ही कहते हो, पता है क्या, मुझे ना ये पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। जब मुझे पॉलिटिक्स ही नहीं पसंद तो तुम तो दूर की ही बात हो। सूर्या इतना कहने के बाद जैसे ही सैफ को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने को होता है, वैसे ही सैफ सूर्या के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ़ कीजिए भैया जी, हमें गलती हो गई, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए भैया जी। ये सुन सूर्या कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर तभी सैफ सूर्या के पैरों को पकड़कर खींचता है और उसको नीचे गिरा देता है। सैफ फिर खड़ा होता है और सूर्या को घूरते हुए रंग बदलते हुए कहता है, तोहका की लगा, हम तोह से माफ़ी मांगेंगे, हमार नाम सैफ ठाकुर है, हमार नाम से पूरी दिल्ली का पति हैं और हम तोहार सामने झुकेंगे। एपिसोड 43। यही हमारा मौका है। सूर्या ने लगभग सभी लड़कों को जमीन पर अपने घुसों से लेता चुका था। जब सूर्या सैफ के पास पहुंचता है तो सैफ अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सैफ सूर्या के कदमों में गिरकर उसके पैरों को पकड़ लेता है, पर तभी वो अपना रंग बदल लेता है। सैफ जो कुछ देर पहले गिड़गिड़ा रहा था सूर्या के सामने, अब वही सूर्या के पैर पकड़कर नीचे गिराने के बाद शेर की तरह खड़ा होकर उसको जान से खत्म करने की धमकी दे रहा था। सूर्या के गिर जाने की वजह से सैफ अपने लातों से जमीन पे गिरे सूर्या को मारने लगता है। ये देखकर सभी लोग सूर्या के लिए परेशान हो जाते हैं। अनाया भी काफ़ी परेशान दिख रही थी। जैसे ही सूर्या के चेहरे को सैफ की लात छूने वाली थी, वैसे ही सूर्या रोल करके सैफ से बच जाता है। सूर्या जल्दी से उठकर खड़ा होता है। तभी सैफ भागते हुए सूर्या के पास जाता है और उसे एक लात मारता है। सूर्या अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है और सैफ के हमले से बच जाता है, पर सैफ के भारी लात के वजह से सूर्या थोड़ा पीछे चला जाता है। सूर्या को अब संभलने का मौका मिल चुका था। सैफ, तुझे पता है क्या, अक्सर लोग बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए उन्हें लात मार मार कर ही अपनी बात समझानी पड़ती है, सूर्या ने कहा। पर सैफ उसका कोई जवाब नहीं देता है और सूर्या के तरफ अपना दमदार घुसा चलाता है, पर सूर्या फुर्ती के साथ उससे बच जाता है। सूर्या फिर अपने लात से एक लात सीधा सैफ के छाती पे मारता है, जिसके वजह से सैफ दूर जाकर एक टेबल पर गिरता है। टेबल पूरी तरह से टूट जाता है और सैफ बस उसके ऊपर पड़ा रहता है। सैफ की हालत सिर्फ एक किक में ही पतली हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाता है।
जब सैफ के साथ उसके सभी साथी ढेर हो जाते हैं तो सूर्या के सभी दोस्त और सभी लड़कियां उसके पास आती हैं। भाई यार, तू पहले हमारी मदद कर देता तो अभी हमारी ये हालत ना होती। यार, सैफ के लड़कों ने कितना धोया, मुझे पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि सारी हड्डियों का चूरमा बन गया हो। अंकुश लंगड़ाते हुए सूर्या के पास जाकर कहता है। अक्षय भी उसके पास आकर कहता है, यार जब तुझे हमारी मदद करनी ही थी तो थोड़ा पहले ही मदद कर देता तो क्या हो जाता, फालतू में ही हम सब पिट लिए। सूर्या, तू तो किसी बॉक्सर की तरह बॉक्सिंग कर रहा था और क्या ही तेजी थी यार तेरे पंचेस में। आयुष ने कहा। आदि और गौरव तो बस साइड में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी हालात कुछ ज़्यादा ही बुरी हो गई थी। मोना, जीविका और रिया तीनों की तीनों ही जल्दी से सूर्या के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, थैंक यू सूर्या, तुम सच में बहुत अच्छे हो। रिया कहती हैं और सूर्या के करीब जाने लगती हैं, तभी उन दोनों के बीच में अनाया आ जाती हैं और रिया को घूरते हुए कहती हैं, हाँ ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। अनाया ने कहा। सूर्या के करीब जाकर अनाया उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लेती है। ठीक है तो चलो अब चलते हैं, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, चलो किसी अच्छी जगह पर जाकर थोड़ी पेट पूजा करते हैं। सूर्या ने कहा। सभी फिर उसकी बात सुन उस होटल से बाहर आ जाते हैं और उधर होटल का मैनेजर सैफ की हालत देख सोच नहीं पा रहा था कि असल में सूर्या कितना ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम सभी के साथ नहीं आ सकती हूँ, तुम सभी जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी, रिया कहती हैं और फिर वहाँ से मोना के साथ निकल जाती हैं। रिया सैफ को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मोना के साथ जाकर पुलिस में सैफ के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं। और उधर वंश इंस्पेक्टर जय के साथ एक खाली और खंडनुमा बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। वंश, हमें ये खबर मिली है कि यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, पर हमारे सीसीटीवी कैमरा ने अभी से लगभग कुछ दिन पहले किसी आदमी को इस बिल्डिंग में आता देखा था। जिस दिन आपके होटल में आग लगी थी ठीक उसी दिन ये आदमी भी इस बिल्डिंग के अंदर गया था। मुझे लगता है कि ये वही इंसान हो सकता है जिसने आपके होटल में उस फायर बॉम्ब को रखा था। जय की बात सुनकर वंश सोचते हुए कहता है, तुम पक्का श्योर हो ना, क्योंकि अगर ये वही इंसान है तो वो कैमरे में कैसे आ सकता है जब उसने होटल में अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा था, तो क्या तुमने इसके बारे में सही से पता किया था? वंश जय से पूछता है। फिर जय उसको जवाब देता है, हाँ इस बारे में मैंने भी सोचा था, पर हमने उसके उम्मीद से पहले ही उसका पता लगा लिया है, इसलिए शायद उसको अभी तो हमारी मौजूदगी की खबर नहीं होगी। फिर पीछे से कई सारे ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर बड़ी सावधानी से जाने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा था, इसलिए उन सभी ने ही नाइट विशन गॉगल्स पहने हुए थे। सभी हाथों में गन लेकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे बिना कोई आवाज़ के। बिल्डिंग के बीचों में हॉल के अंदर एक बल्ब जल रहा था और के आदमी कुछ बना रहा था। वो चीज़ दिखने में किसी बॉल की तरह ही था, पर वो पहले वाले मेटल बॉम्ब से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तभी उसके कंप्यूटर से आवाज़ आने लगती है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, आपके एरिया में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी ये सुन परेशान हो जाता है और उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। ये लोग इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? मैंने तो सोचा था कि इनको और भी कुछ टाइम लगेगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मैं फिर पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। वो फिर अपने कंप्यूटर के पास जाकर कुछ सिस्टम्स के सेटिंग्स चालू कर देता है और उनमें टाइमर जैसा भी कुछ लगा देता है। उसने अपने सभी कंप्यूटर पर 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया था। जैसे ही वो 10 मिनट पूरा हो जाएगा वैसे ही वो सभी कंप्यूटर भयानक रूप से ब्लास्ट हो जाएंगे। उसने अपने एक बैग से लैपटॉप निकाला और फिर उसमें उसने बिल्डिंग के आसपास सिक्योरिटी लगाई थी उसे चालू कर देता है। उन सभी मशीन के चालू होते ही उसके लैपटॉप से आवाज़ आती है, डेंजर मोड ऑन, गन्स को सेट कर दिया है, दुश्मन का पता लगाया जा रहा है, टारगेट फाउंड, फायर। इंस्पेक्टर जय और वंश के साथ सभी ऑफिसर्स एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। जय के साथ आई हुई बॉम्ब डिफ्यूज टीम उस दरवाजे को खोलने लगती हैं। दरवाजे में काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक लॉक्स और वायर्स थे, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लग रहा था दरवाजे को खोलने में। जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जय ने कहा। सर ये दरवाज़ा फुल सिस्टमेटिक है, इसे खोलने में समय तो लगेगा ही। इसमें ऐसा लग रहा है कि गलत वायर लगने से वो दरवाज़ा ब्लास्ट हो जाएगा। ऊपर से एक छोटा सा मिनी गन निकलता है जो दुश्मन को फाउंड कर रहा होता है। जैसे ही उसकी रेड लाइट इंस्पेक्टर की टीम पर जाती हैं वैसे ही वो मिनी गन चलने लगती हैं। जब वंश देखता है कि उनके ऊपर किसी तरह की रेड लाइट आ रही हैं तो वो तुरंत इंस्पेक्टर से कहता है,
जय जल्दी से डिफेंस टीम को आगे आने को कहो और हमें सेव करने को कहो। जय वंश की बात सुन उससे कुछ नहीं पूछता है क्योंकि उसे वंश के चेहरे से पता चल चुका था कि ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो डिफेंस टीम को उनके पास आने को कहता है। डिफेंस टीम जल्दी से हमें अपने मेटल शील्ड से सेव करो। जय की बात सुन डिफेंस टीम तुरंत अपने बड़े बड़े मेटल के शील्ड के साथ वंश और इंस्पेक्टर के साथ साथ सभी ऑफिसर्स को शील्ड के अंदर कर लेते हैं। तभी जोरदार गोलियों की बौछार शुरू हो जाती हैं और जगह जगह पर छोटे छोटे एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स भी ब्लास्ट होने लगता है। डिफेंस टीम के सही वक्त पर पहुंचने की वजह से वहां पर जितने भी लोग थे वो सब बच जाते हैं, पर गोलियां चलनी और बॉम्ब ब्लास्ट होना बंद नहीं होता है। कई सारे शील्ड्स में गोलियों के बार बार लगने से छेड़ हो रहा था। सर, हम ज़्यादा देर तक इन मिनी गन्स की गोलियों को नहीं झेल सकते हैं, जल्द ही ये शील्ड टूट जाएगा। जय अपनी टीम की बात सुनकर जल्दी से लोहे के दरवाजे खोलने वाले टीम से पूछता है, क्या हुआ और कितना टाइम लगेगा? सर, बस हो ही गया। तभी एक मेटल के शील्ड के फटने की आवाज़ आती है। शील्ड के बीच से गोली बाहर जैसे ही निकल करके ऑफिसर को लगने को होती है, वैसे ही वंश जल्दी से उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो दरवाज़ा फिर खुल जाता है जिसे खोलने में जय की टीम लगी थी। फिर जल्दी से सभी के सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और फटाफट दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। उनके अंदर जाते हैं फायरिंग होना भी बंद हो जाती है। ये तो बहुत खतरनाक था, अगर हम थोड़ी देर भी और वहां पर रुकते तो शायद हम में से कोई भी नहीं बचता, जय ने कहा। तभी सब पलटकर उस जगह को देखते हैं जहां पर वो आ चुके थे। वहां पर कई सारे गन्स और कंप्यूटर्स के साथ साथ बारूद भी था। सर, इस जगह को देखने से लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत समय से किसी चीज़ पर काम कर रहा था, एक ऑफिसर ने कहा। जय फिर उस जगह को अच्छे से देखने लगता है। तभी जय के टीम से बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम कहती हैं, सर, ये सभी कंप्यूटर्स बॉम्ब से बने हैं और ये सभी कंप्यूटर्स अगले 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट होने वाले हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम इसको डिफ्यूज़ कर सके। उसकी बात सुन जय के माथे पर पसीने की लकीर आ जाती है और वो कहता है, तो अब हम क्या करें? बाहर में मिनी गन्स हैं और अंदर में ये बॉम्ब, ऊपर से समय भी हम पर नहीं है। किसी के पास कोई आइडिया या प्लान है क्या यहाँ से जिंदा निकलने का? जय परेशान होकर पूछता है, पर किसी के पास भी कोई आइडिया नहीं होता है। वंश तभी सबसे कहता है, तुम सभी जल्दी से उस आदमी के पीछे जाओ जो अभी यहाँ पर था, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। वंश की बात सुनकर जय उससे कहता है, हम उसका पीछा तो तब करेंगे ना जब हम यहाँ से निकल पाएंगे। जय फिर उसको देखकर कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सभी को मैं जिंदा यहाँ से निकालूंगा। वंश के इतना कहते ही वहां के खिड़कियों से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वंश ने पहले से ही बैकअप तैयार करके रखा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि उसको शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाओ, वंश कहता है। उसके इतना कहते ही सभी ऑफिसर्स और जय के साथ उसकी पूरी टीम 2 हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर वो सभी जल्दी से उस बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं। 3, 2, 1 धड़ाम, पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो जाता है और बिल्डिंग ढह जाता है। जय अब जल्दी से दिल्ली के हाईवे और शहर से दूर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दो ताकि वो आदमी यहाँ से भाग न सके। हमारे पास यही मौका है उसे पकड़ने का, वंश ने कहा। उसकी बात सुनकर तुरंत जय वॉकी टॉकी निकालता है और उस पर कहता है, हेलो ऑफिसर्स, हाईवे और सभी लोकल रास्तों पर नाकाबंदी कर दो और हर रास्तों पर ऑफिसर्स को जीप लेकर हर एक उस कार का और उस आदमी का पीछा करो जिसके पास ब्लैक बैग और हैकिंग मटेरियल्स के साथ लोहे की बॉल जैसे चीज़ हो। अगर कहीं पर वो ऐसा कोई आदमी तुम्हें दिखता है तो उसको तुरंत अपने हिरासत में पूछताछ के लिए ले लेना, ओवर, जय ने कहा। और उधर एक आदमी ब्लैक कार में बैठकर भाग रहा था। मैंने लगता है दिल्ली की पुलिस को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था, पर अब मैं अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। एपिसोड 44 रेसिंग कार्स का काफिला। वंश इंस्पेक्टर जय के साथ एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जय को खबर मिलती है कि उसके अंदर ही मेटल बॉल को बनाने वाला इंसान था, पर इस चीज़ की भनक उस आदमी को लग जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। जब वंश और बाकी लोग उस जगह पर पहुंचते जहां पर वो आदमी था जिसे वो सब ढूंढ रहे थे, तो जय के बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम को एक कंप्यूटर दिखता है जिस पर उल्टा टाइमर चल रहा होता है। उससे वो समझ जाता है कि वो कंप्यूटर एक बॉम्ब वंश ने बैकअप रख रखा था, इसलिए वंश सभी को सही सलामत वहां से बाहर निकाल लेता है। इंस्पेक्टर जय वॉकी टॉकी पर सबको अलर्ट कर देते हैं जिससे सभी ऑफिसर्स अब उस आदमी के पीछे लग जाते हैं।
वंश सर, मैंने दिल्ली के सभी हाईवे और लोकल वे पर अपने ऑफिसर्स को लगा दिया है। क्या आपको लगता है वो आदमी अब भी हमसे बचकर जा सकता है या फिर हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ और करना चाहिए? जय की बात सुन वंश उससे सोचते हुए कहता है, नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा भगदड़ होगी तो मेरे लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये सुन तभी जय कहता है, क्या आपके लोग? हाँ, मैंने भी अपने कुछ खास लोगों को काम पर लगाया है उस आदमी को सिर्फ पकड़ने के लिए। वंश, जिन लोगों को काम पर लगाया था वो लोग और कोई नहीं वही हैं जिन्होंने पहले धनुष को पकड़ा था। वंश के कहने पर ऊपर से वंश ने 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगा रखे थे ताकि अगर कोई हलचल हो तो वो पता लगा सके। रोको रोको, क्यों रे, तुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर हमने रास्ते को रोक रखा है? ऐसे कैसे ट्रक को हमसे बचा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है? हाईवे पे पुलिस ऑफिसर्स हर गाड़ी की अच्छे से छानबीन कर रहे थे, तभी उनको एक ट्रक ड्राइवर बिना छानबीन के ही निकलने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसको घेर लिया था। क्या साहब, हम भला क्यों भागेंगे आपसे बचकर? हमें पुलिस से भिड़ना थोड़ी ना है। बस बात यह है ना कि साहब हमें कुछ जल्दी है, अगर ऑर्डर सही वक्त पर डिलीवर नहीं होगा तो मालिक पैसा काट लेगा, ट्रक ड्राइवर ने कहा। उसकी बात सुन वो पुलिस ऑफिसर अपने भौहें ऊंची करके कहता है, चल ट्रक खोल कर दिखा दिखा के क्या डिलीवर करने जा रहा, जल्दी कर, हमारे पास और भी काम है। पुलिस ऑफिसर की सख्त आवाज़ सुन वो ट्रक ड्राइवर डर जाता है और कहता है, ठीक है साहब, आइए। इतना कहने के बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को अपने ट्रक में चढ़ाकर सामान दिखाने लगता है। तभी उस ऑफिसर को कुछ अजीब सी महक आती है। फिर वो उस महक की तरफ बढ़ता है तो उसे दिखता है कि एक बड़े से कार्टून में कई सारे शराब की बोतलें थी। सभी दारू की बोतलें ब्रांडेड थी, एक भी देसी नहीं थी। ये देख वो ऑफिसर ट्रक ड्राइवर से कहता है, अच्छा ये है तेरा माल, ये डिलीवर कर रहा है, तेरी तो हमसे झूठ बोलेगा। वो ऑफिसर ट्रक ड्राइवर के पैर पे एक डंडा खींचकर मारता है। साहब साहब, हमें जेल में मत डालो। ट्रक ड्राइवर डर के मारे ये सब कहने लगता है। तभी वो ऑफिसर कहता है, आज हम ये सब नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए तू फिक्र मत कर, तुझे जेल में हम आज तो नहीं डालेंगे, पर अगर तू आगे से भी जेल में नहीं जाना चाहता है तो मुझे इसका हिस्सा चाहिए। ऑफिसर की बात सुन वो ट्रक ड्राइवर कहता है, साहब ले लीजिए अपना हिस्सा, बस हमें जेल में मत डालिएगा। चल ठीक है, जाने दो इसको, इस वो नहीं है। वो ऑफिसर फिर उस ट्रक ड्राइवर को जाने देता है। ये सब दूर से एक आदमी ब्लैक कार में बैठकर देख रहा होता है। ये क्या इतनी जल्दी? इन सब ने हर जगह नाकाबंदी भी कर दी, ये काम छोटे ऑफिसर्स के बस की बात नहीं। ज़रूर जय मेरे अड्डे से बचकर निकल आया है और वही ये सब कर रहा है। आग लगाने की वजह से बस ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, या फिर उनको मेरा उस आग में जो करने का मकसद था वो पता लग गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ज़रूर कुछ और ही बात है। पर अभी के लिए मुझे इन ऑफिसर्स से बचना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उस आदमी के चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी को घुमाता है और फिर पीछे की तरफ से लोकल रास्तों पर ड्राइव करने लगता है। पर कुछ ही दूर जाने पर वो देखता है कि उसे वहां पर भी पुलिस दिखती है। वो फिर से गाड़ी को घुमाकर दूसरे रास्ते से ले जाने का सोचता है, पर हर जगह पर ही पुलिस तैनात थी और किसी को भी बिना छानबीन के जाने नहीं दे रही थी। कई लोग पुलिस को काफ़ी सारा पैसा भी ऑफर कर रहे थे, पर पुलिस ना चाहते हुए भी उस पैसे को ठुकरा रहे थे, क्योंकि जय का साफ साफ ऑर्डर था, अगर वो आदमी किसी के हाथ से भी छूटा तो मैं उसे उसके नौकरी से निकलवा दूंगा और अगले 40 सालों तक उसे किसी भी जगह पर काम नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ऑफिसर्स मन लगाकर, और जिसका मन नहीं लग रहा था वो भी इस डर से अपना काम कर रहे थे। जब इस बार फिर से वो अपनी कार को घुमाता है तब एक रेड रेसिंग कार में बैठा लड़का ये नोटिस कर लेता है। इसलिए वो अपने 2 बाइक पर बैठे लड़के को कहता है, हेलो बाइक 1 बाइक 2, अभी उस ब्लैक कार का पीछा करो और उस ब्लैक कार को जाने मत देना। ओके ब्रो, वो दोनों बाइक पर बैठे लड़के कहते हैं और जल्दी से उस ब्लैक कार के पीछे लग जाते हैं जिस पर वो आदमी था। वंश सर, मुझे एक आदमी दिखा है जो पुलिस को देखकर अपने रास्ते को बदल रहा है, हमें क्या करना है अब, क्योंकि हम कंफर्म नहीं हैं कि ये वही आदमी है या फिर नहीं। वंश उसकी बात सुन कहता है, तुम अपनी टीम को 3 ग्रुप में बांट लो और एक ग्रुप पुलिस के साथ लगा दो और एक ग्रुप को हर गाड़ियों पर नज़र रखने को कहो, और तुम अपनी ग्रुप के साथ उस ब्लैक कार वाले का पीछा करो। जी सर, रेड कार में बैठे लड़के ने कहा। फिर वो अपनी टीम को 3 ग्रुप में बांट लेता है और खुद उस ब्लैक कार के पीछे लग जाता है। इस बार सिर्फ बाइक रेसर्स ही ज़्यादा आए थे और कार रेसर्स कम, क्योंकि लगभग हर जगह ही जाम लगा हुआ था पुलिस के कारण, इसलिए कार का चलना उस जाम में मुश्किल हो सकता है। लेकिन बाइक को कोई भी मुश्किल नहीं होगी।
ब्लैक कार में बैठा आदमी पुलिस से परेशान हो चुका था, पर तभी उसकी नज़र एक बाइक राइडर पर जाती है। उसने उस बाइक राइडर को पहले भी अपनी ही कार के पीछे देखा था। पहले तो उसे लगा था कि वो भी बस इसी रास्ते से जा रहा होगा, पर जब उसने ठीक वही रास्ता लिया जो वो खुद ले रहा था तो उसको शक हो गया था कि कहीं ये उसका ही तो पीछा नहीं कर रहा है। ये चेक करने के लिए वो अपनी कार को घुमाकर पीछे लेने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो बाइक वाला भी ठीक वैसा ही कर रहा है। ये देखकर वो तुरंत अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। उसकी कार का स्पीड बढ़ते ही दोनों बाइक राइडर्स भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लेते हैं। उन दोनों को अब पक्का हो गया था कि वो वही आदमी है जिसे वंश ढूंढ रहा है, तो वो उस रेड कार वाले को बाइक चलाते हुए ब्लूटूथ कॉल लगाता है। हेलो ऋषि, मुझे लगता है वो उस ब्लैक कार में वही आदमी है जिसे वंश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब उस आदमी ने हमें देखा तो उसने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। जल्दी से तुम भी यहीं पर आ जाओ, अगर हो सके तो हम उस आदमी का जब तक पीछा कर रहे हैं। ये खबर सुन ऋषि उससे कहता है, ठीक है, तुम दोनों उसके पीछे लगे रहो, मैं जब तक मदद भेजता हूँ। इतना कहने के बाद तुरंत वो कॉल कट करता है और जल्दी से वंश को कॉल लगाकर कहता है, वंश सर, हमें वो आदमी मिल गया है, वो उसी ब्लैक कार के अंदर हैं। बहुत बढ़िया, तुम उसको घेर लो और उसको जाने बिल्कुल मत देना। मैं एक हेलीकॉप्टर को तुम्हारे पास बैकअप के लिए भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ करे तो हम उसको ऊपर से पकड़ सके। वंश की बात सुन ऋषि कहता है, सर, उसके लिए हमें रास्ता खाली चाहिए होगा, नहीं तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तुम कौन से एरिया में हो, मैं उस एरिया को अभी खाली करवाता हूँ। फिर ऋषि कहता है, हम अभी हाईवे 3 की तरफ जा रहे हैं, आप हाईवे लेन 3 को बस खाली करवा दीजिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। उसकी बात सुन फिर वंश कहता है, ठीक है, पर यह ध्यान रखना कि उस आदमी के पास काफ़ी खतरनाक एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं, इसलिए उससे थोड़ा बचकर भी रहना। जी सर, हम ध्यान रखेंगे। इतना कहने के बाद ऋषि कॉल को रख देता है। वंश फिर जल्दी से जय को कॉल लगाकर कहता है, जय, तुम जल्दी से अपने ऑफिसर्स को कहो हाईवे लेन 3 को पूरी तरह से खाली करवाने को, 5-2 मिनट में हो जाएगा सर। जय फिर हाईवे लेन 3 पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें कॉल लगाता है। यस सर, हम अभी भी उस आदमी का ही पता लगा रहे हैं, अभी तक हमको उसका कोई सुराग नहीं मिला है। उस पुलिस ऑफिसर ने फौरन कॉल को उठाकर कहा। तभी जय उससे कहता है, अभी के अभी हाईवे को खाली करवाओ, 2 मिनट में। जय की बात सुन वो ऑफिसर कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है, पर क्यों सर? उसकी बात सुनकर जय को गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहता है, मैंने जितना कहा बस उतना करो, अगले 2 मिनट के अंदर अगर वो हाईवे खाली नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। जय की धमकी सुन वो ऑफिसर तुरंत कहता है, हो जाएगा सर, मैं बस अभी खाली करवाता हूँ। जय फिर कॉल कट कर देता है और वो ऑफिसर एक माइक लेकर उस हाईवे के सभी लोगों से कहता है, सभी के सभी इस हाईवे को खाली करो, इस हाईवे पे बॉम्ब हैं और ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। ऑफिसर के इतना कहते हैं रास्ते में जितने भी बैरियर्स थे उन सभी ऑफिसर्स हटा देते हैं और सभी गाड़ियां फिर ऐसे भागने लगती हैं जैसे कि वहां पर कोई रेस हो रहा हो। सभी गाड़ियां अपनी पूरी रफ्तार के साथ चलना शुरू कर देती हैं। वो हाईवे अगले 1 ही मिनट में पूरी खाली हो जाती हैं और हाईवे के एंड में और स्टार्टिंग में पुलिस तैनात थी, ताकि वहां उस हाईवे के अंदर कोई ना जा सके सिवाय उसके जिसके लिए ये खाली हुआ था। तभी एक ब्लैक कार बैरियर्स को तोड़ते हुए उस हाईवे के अंदर घुस जाती हैं और उसके पीछे से वो 2 बाइक राइडर्स भी आ जाते हैं। दोनों बाइक राइडर्स गन्स निकाल लेते हैं। वो बॉम्बर उस हाईवे को खाली देख सोचते हुए कहता है, ये हाईवे खाली क्यों है? यहाँ पर तो एक भी गाड़ी का नामो निशान नहीं है। ये हाईवे कहीं मुझे पकड़ने के लिए ही तो नहीं खाली करवाया गया है। बॉम्बर को अब काफ़ी देर हो गई थी ये सोचने में, क्योंकि अब तो वो उस लेन में आ चुका था। तभी पीछे से एक रेड कलर की ज़बरदस्त रेसिंग कार उस हाईवे में एंटर करती हैं। उस कार में और कोई नहीं बल्कि ऋषि बैठा हुआ था और उसके साथ 3 कार और भी आ रही थी। वो तीनों कार भी रेसिंग कार ही थी। उन्हें देखकर बॉम्बर कहता है, ये सब कौन है यार? ये सब आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं उस होटल में किसी अमीरजादे की तो मौत नहीं हो गई मेरे वजह से, जो ये सब मुझे ढूंढने में लगे हैं? क्या मुसीबत है? बॉम्बर अब पूरा परेशान हो गया था वंश के टीम से। पीछे से जो 4 कार बॉम्बर का पीछा कर रही होती हैं वो बेहद नज़दीक आ जाती हैं बॉम्बर के कार के। तभी ऋषि उससे कहता है, खुद को सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो हम तुम्हें पकड़ेंगे तो बहुत बुरा हाल कर देंगे तुम्हारा। ऋषि की धमकी सुनने के बावजूद बॉम्बर खुद को सरेंडर नहीं करता है बल्कि कार की स्पीड बढ़ा देता है।
जब वो कुछ दूर और आगे जाता है तो उसको अपने सामने में कुछ दिखता है। वो सामने देख सकता था कि सामने से 10 रेसिंग कार और आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ रहा था। अब बॉम्बर हर जगह से घिर चुका था। वो कहता है, शिट, फंस गया। अब जब बॉम्बर हर जगह से घिर जाता है तो वो अपनी कार को रोक देता है क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं बचा था। वहां पर इतनी सारी रेसिंग कार जमा हो गई थी कि मानो वहां पर रेसिंग कार का काफिला लगा हो। वो नज़ारा देखने लायक था। ऋषि कार से एक MP5 अपने हाथ में लेकर निकलते हुए बॉम्बर की कार के पास जाते हुए स्माइल करता है और कहता है, अब तू तो गया बच्चू। एपिसोड 45 मत जाओ मुझे छोड़कर। ऋषि की टीम बॉम्बर को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाती है। ऋषि मशीन गन लेकर अपनी रेड मैक्लेरेन से निकलता है और बॉम्बर की कार के पास जाने लगता है। ऋषि के टीम के सभी उसके दोस्त भी चौकन्ने होकर ही आगे अपना हर एक कदम ले रहे थे। जब ऋषि उस कार के पास पहुंचने के बाद शीशे से अंदर देखता है तो बॉम्बर कोई भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए ऋषि अपने सभी दोस्तों से कहता है, आ जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा है। उसकी बात सुन सभी अब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और उस कार पर ही अपनी बंदूक को लगा रखी थी। मैं इतनी जल्दी तो इनके हाथ नहीं लगूंगा, बस मुझे ये जानना है कि आखिर ये लोग मेरे पीछे पड़े क्यों। इसमें काफ़ी रिस्क है क्योंकि मेरा चेहरा तो इस लड़के ने पहले ही देख लिया है। अगर मैं बचकर नहीं भाग पाया तो मुझे कुछ और अपना इस्तेमाल करना होगा। बॉम्बर ने खुद से ही कहा। उसने दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था अगर वो उनके हाथ लग जाता है। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर उड़कर आता है। उस हेलीकॉप्टर में वंश होता है। वंश रस्सी की मदद से नीचे छलांग मारकर उस हाईवे पे उतर जाता है। उसके पीछे से वंश के और भी कई सारे लोग हाथ में बंदूकें लेकर नीचे उतरते हैं। बहुत बढ़िया ऋषि, तुमने और तुम्हारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। चलो अब चलकर बॉम्बर को देखते हैं। इतना कहने के बाद वो बॉम्बर के कार के पास जाता है और उससे कहता है, चल अपनी कार का दरवाज़ा खोल और बाहर आ। कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वरना हम तेरी कब्र यहीं पर खोद देंगे। वंश की धमकी सुन बॉम्बर ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने करने को कहा था। वो बिना किसी चालाकी के कार का दरवाज़ा खोलता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बाहर आ जाता है। वहां पर जय और जय के ऑफिसर्स भी फिर वहां पर आ जाते हैं। जब उन्हें खबर मिलती है कि वंश ने बॉम्बर को पकड़ लिया है तो आपने उसे पकड़ लिया, जय ने कहा। फिर वंश जय को देखकर सामने की तरफ इशारा करता है। वो इशारा देख जय सामने में देखता है तो उसे एक सांवले रंग का आदमी दिखता है जिसके चेहरे पे कई कट्स थे और उसने ग्रे कलर की एक हाफ टी शर्ट भी पहना था जिसके बाजू फट रखे थे। उसकी बॉडी कुछ खास थी नहीं जिससे लग सके कि वो फाइट करने में भी माहिर हो। जय उसे देखकर अपने ऑफिसर से कहता है, जल्दी से सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड चेक करो और देखो कि उसमें इस आदमी का कोई रिकॉर्ड है या फिर नहीं। जय का ऑर्डर सुनते ही वहां पर एक ऑफिसर लैपटॉप लेकर आता है और सभी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को चेक करने के बाद कहता है, सर इसमें इस आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर जय सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लग जाता है, हमने ही तो कहीं इसको छोड़ नहीं दिया था या फिर ये सच में इंडिया से नहीं है और बाहर से आया है। जय ये सब सोच ही रहा होता है कि वंश उस बॉम्बर के पास जाता है और उसको देखते हुए पूछता है, तुमने होटल सन एंड मून में आग क्यों लगाई थी? उस होटल में मेरे सर थे। ये सुनकर बॉम्बर को लगने लगता है, अच्छा तो मेरी आग से इसका सर मारा गया है इसलिए शायद ये मुझसे बदला लेने के लिए मुझे पकड़ रहा है। बॉम्बर खुद से ही कहता है। फिर वो वंश को देखता है और अपनी आंखों में पछतावे का भाव लाते हुए कहता है, मेरा उस होटल में आग लगाकर तुम्हारे सर को मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि तुम्हारे सर मेरे वजह से मारे गए। ये सुनकर वंश उसको ध्यान से देखने लगता है और उसको जवाब देता है, हमारे सर अभी जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें इतनी जल्दी मत मारो। ये सुनकर अब बॉम्बर कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों उसे पकड़ क्यों रखा था। जब तुम्हारे सर जिंदा और सही सलामत है तो तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है जबकि उस होटल में किसी की जान भी नहीं गई मेरी वजह से? तो फिर वंश कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे सर के दोस्तों की जान जाने वाली थी और जिस होटल में तुमने आग लगाया था वो होटल भी हमारे सर का ही था। माना कि हमारे सर के लिए उस होटल में आग लगने की वजह से लगभग ना के बराबर नुकसान हुआ था, पर उन्होंने कहा था जिसने भी इस होटल में आग लगाया था उसे पकड़कर ही लाना है, इसलिए बस हम तुम्हें पकड़ने के लिए निकल गए।
वंश की पूरी बात सुनने के बाद उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि वंश का जो सर था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, इसलिए उसका होटल जल जाने के बावजूद उसका नुकसान सिर्फ ना के बराबर ही हुआ था। तो अब बताओ, तुमने आखिर किस मकसद से उस होटल में आग लगाया था? तुम आखिर उस आग में किसे जलाकर मारना चाहते थे, और तुम्हारा कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है इन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में? वंश के इतने सारे सवाल सुन खुद जय भी हैरान रहता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि उसे क्या क्या सवाल करनी चाहिए उस बॉम्बर से। पर वंश बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा था उससे। बॉम्बर सांस को छोड़ते हुए कहता है, और मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? अगर मैंने बता भी दिया तो मैं फिर भी बचने वाला तो हूं नहीं। जब इससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं तो मैं अपना असली कारण क्यों बताऊं? बॉम्बर वैसे सब बता तो देना चाहता था, पर वो तब तक किसी को ये नहीं बता सकता था जब तक उसका काम खत्म ना हो जाए। वो किसी को पकड़ना या फिर मारना चाहता है। फिर वंश उससे कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, क्योंकि अभी तक तुम्हें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं। मैं पुलिस से भी ज़्यादा पावर रखता हूँ। अगर तुम हमें सब कुछ बताओगे तो तुम्हें सिर्फ उम्र कैद होगी, और अगर हमें कुछ भी नहीं बताया तो तुम्हारी मौत होगी, और वो भी मेरे हाथों से ही। वंश की कही गई बात सुनकर बॉम्बर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा हो, पर फिर भी वो उसको कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होता है। तो वंश कहता है, ऋषि, इसे अपने साथ ले जाओ और इसके पास जितने भी बॉम्ब और गन्स हैं उन्हें लैब में ले जाओ और हमारे साइंटिस्ट को दिखाओ, शायद वो इन हथियारों को जांच करके बता सके कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। ऋषि फिर कहता है, जी सर। फिर वो उस बॉम्बर को उठाता है और अपनी कार में ले जाकर बैठा देता है। उसके हाथ और पैर दोनों ही रस्सी से बांध दिए जाते हैं ताकि वो बचकर जा ना सके। चलो दोस्तों, अब वापस जाने का समय हो गया है, ये वंश सर का ऑर्डर है, ऋषि ने कहा। उसकी बात सुनकर वहां पर जितनी भी रेसिंग कार थी वो सभी चालू हो जाती हैं और वापस जाने लगती हैं। उन सभी कार्स के पीछे जितनी भी रेसिंग बाइक थी वो भी जा रही थी। जय फिर वंश के पास जाकर उससे कहता है, वंश सर, आप उस बॉम्बर को ले चले गए हैं तो अब मुझे क्या कहना होगा अपने ऊपर में जब वो पूछेंगे कि मैंने ये सब क्यों किया था? तो फिर वंश उसकी तरफ घूम जाता है और कहता है, वही कहो जो तुम हर बार कहते हो कि तुम एक देश से बाहर के बॉम्बर को पकड़ रहे थे पर वो तुमसे बचकर निकल गया। इतना कहने के बाद वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जय भी फिर अपनी पुलिस जीप के पास जाता है और बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में वहां पर फिर से गाड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं। रात का समय हो जाता है। रिया और मोना एक पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती हैं। रिया, क्या तूने सैफ के बारे में कंप्लेन करके सही किया है ना? मोना ने पूछा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब पता चलेगा सैफ और उसके पापा को जब पुलिस उनके घर जाएगी तो। रिया ने जवाब दिया। वो काफ़ी खुश लग रही थी, और उधर सूर्या और अनाया खूब मज़े करके अपने फ्लैट पे वापस जा रहे होते हैं। अरे यार, आज तो मज़ा ही आ गया। अक्षय भाई, क्या ही डांस किया था तुमने, तुम्हारे पीछे तो लड़कियां फिदा ही हो गई थी, आदि ने कहा। उन सब ने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो सभी नशे में थे। चल सूर्या, फिर कल मिलते हैं कॉलेज में, बाय भाई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई, आयुष सूर्या से कहता है और अपने दोस्तों के साथ गाना गाते हुए जाने लगता है। उसे नशे में इतना धुत देख सूर्या अनाया से कहता है, आयुष भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जब उसे संभलती नहीं है तो पिता क्यों है? ये सुन अनाया सूर्या को देखने लग जाती हैं। उसने भी थोड़ी बहुत जीविका की वजह से पी ली थी, पर उस थोड़ी बहुत के वजह से अनाया बहुत ज़्यादा नशे में चली गई थी। किसने कहा कि मुझे सूट नहीं करती है ड्रिंक? ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक से खड़ी हूँ, अनाया हिचकियाँ लेते हुए कहती हैं और सूर्या से दूर होकर सीधे खड़े होने की कोशिश करने लगती हैं, पर वो सीधे खड़ी नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाती हैं। ये देखकर सूर्या कहता है, ये लो, अब ये फिर से शुरू हो गई। इसके पीने के बाद इसे संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब वो देखता है कि अनाया ज़मीन की मिट्टी और गंदगी को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं तो सूर्या उसके पास जाता है और उसको इन सभी चीज़ों से अलग करता है। अरे अरे अनाया, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, इन सब में जर्म्स होते हैं, इससे तुम बीमार पड़ जाओगी। चलो छोड़ो और मेरे साथ फ्लैट चलो। सूर्या फिर अनाया को बाहों में उठा लेता है और अपने साथ अनाया के कार में ला जाकर बैठा देता है। कार के अंदर अनाया बैठने के बाद बुदबुदाने लगती हैं, नहीं, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। सूर्या, मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अनाया नशे की हालत में ये सब कहने लगती हैं।
सूर्या को लगता है कि वो कोई सपना देख रही होगी, इसलिए वो अनाया के सिर पर अपना हाथ फेरता है और कार की स्टीयरिंग को पकड़ लेता है। पर फिर तभी अनाया झट से सूर्या के पास जाकर उससे चिपक जाती हैं और कहती हैं, नहीं, मुझसे दूर मत जाओ। उसकी बात सुन फिर सूर्या भी उसको पकड़ लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, नहीं जा रहा मैं कहीं भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी अनाया कहती हैं, पर डैड ने कहा है कि। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाती हैं। सूर्या उसकी आधी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ अनाया, क्या कहा है डैड ने, मुझे भी बताओ। सूर्या काफ़ी प्यार से पूछता है, इसलिए अनाया उसे बता देती हैं। डैड ने कहा है कि मुझे वापस आ जाने के लिए, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे जाना भी होगा। उन्होंने ने बताया कि उनकी कंपनी कुछ लॉस में चल रही है, इसलिए मुझे उस काम को देखना है। इतना कहने के बाद वो रोने लग जाती हैं। उसे रोता देख सूर्या कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें, तो रोने क्यों लग गई। फिर अनाया रोते रोते ही जवाब देती हैं, वो डैड ने बुलाया है मुझे और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं या नहीं, इसलिए मैं रो रही हूं। उसकी बात सुन सबसे पहले सूर्या अनाया को खुद से अलग करके उसको उसके जगह पर बैठा देता है और उसको चुप कराने के बाद वो कहता है, अनाया, जब तुम्हारी कंपनी लॉस से बाहर आ जाएगी तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, या फिर मैं ही आ जाया करूंगा तुमसे मिलने के लिए। हम हमेशा के लिए थोड़ी ना अलग हो रहे हैं, अब चुप हो जाओ। इतना कहने के बाद सूर्या अनाया के माथे को चूमता है, जिसके बाद से अनाया रोना बंद कर देती हैं। सूर्या भी फिर कार को चालू करता है और फ्लैट पहुंच जाता है कुछ देर में। फ्लैट पर पहुंचने के बाद सूर्या अनाया को बेड पे लेटा देता है और खुद भी सोने के लिए जैसे जाने वाला होता है, वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन देखता है, उस पर वंश का नाम होता है। सूर्या उसका नाम देख कॉल को उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो सूर्या सर, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एपिसोड 46 डू, जिसमें एक जान। सूर्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके और खूब मज़े करके बाहर आ जाता है। सूर्या के सभी दोस्त अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सूर्या अनाया को लेकर के अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। सूर्या को गाड़ी में अनाया से पता चलता है कि अनाया के डैड अनाया को वापस बुला रहे हैं और उसे बिजनेस के कामों में हाथ बटाने के लिए कह रहे हैं, जिस वजह से अनाया खूब रोती है। पर फिर सूर्या अनाया को शांत करा लेता है और फ्लैट पर ले आता है। फ्लैट पे आने के बाद जैसे ही सूर्या सोने को जाता है, वैसे सूर्या के फ़ोन पर वंश का कॉल आता है। इतनी रात को वंश का कॉल देखकर सूर्या उस कॉल को उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद वंश बड़ी परेशानी में लगता है, इसलिए सूर्या पूछता है, क्या बात है वंश, क्या गड़बड़ हुई है और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। 5 घंटे पहले इसको बाहर निकालो, ऋषि ने कहा। ऋषि और उसके दोस्त एक घर में आते हैं जो काफ़ी बड़ा था। उस घर के ही एक काफ़ी बड़े कमरे में उन लोगों ने बॉम्बर को बंद करके रखा था। वो था तो कहने के लिए सिर्फ घर, क्योंकि वो घर घर की तरह कम और किसी मिलिट्री का बेस ज़्यादा लग रहा था। बॉम्बर को ऐसे ही कमरे में बंद किया गया था जो हर तरफ से बंद था और सिर्फ सांस लेने तक का ही एक काफ़ी छोटा सा सुराग था। वैसे तो अंदर में ऑक्सीजन के लिए एक मशीन लगी हुई थी जो चालू थी और उस पूरे कमरे में ऑक्सीजन फैला रही थी। एक दीवार नहीं, इसे दीवार कहना गलत होगा, एक ऐसा दीवार जिसके बाहर से ऋषि और उसके साथी बॉम्बर पर नज़र रख रहे थे और बॉम्बर को वो दीवार से मामूली सी है ईंटों से बनी हुई ही लग रही थी। ऋषि, वंश सर आ गए हैं, ऋषि के दोस्त अमर ने कहा। ऋषि फिर जवाब देता है, ठीक है, मैं सर से मिलकर आता हूँ, तुम इस पर नज़र रखो। ऋषि इतना कहकर बाहर आ जाता है। घर के बाहर से वंश अपनी कार को लेकर के अंदर में पार्क करता है और कार से निकलते हुए ऋषि से पूछता है, क्या हुआ, उसने अपना मुंह खोला या फिर नहीं। फिर ऋषि जवाब देता है, सर हमने उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की पर वो कुछ भी बताने को राज़ी ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम सब आपका वेट कर रहे थे कि आप बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, उसका मुंह मारकर खुलवाना है या फिर किसी और तरीके से। फिर वंश ने कहा, हम देखते हैं। दोनों ही फिर अंदर जाते हैं। वंश दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर बॉम्बर के सामने बैठ जाता है। उसके सामने बैठकर वंश अपना बैग आगे करके उनसे कुछ सामान निकालता है। उसमें कुछ पेपर्स और बॉम्बर का आधार कार्ड वगैरह वगैरह होता है। तो तुम्हारा नाम आकाश है, ये क्या, इसमें तो तुम्हारा सरनेम भी नहीं है, क्या ये आईडी सही है या फिर फेक है। वो बैग बॉम्बर का ही होता है, बॉम्बर वंश को जवाब देता है, ये फेक नहीं है, इसमें लिखी हर चीज़ असली है। वंश उसकी बात सुनकर आकाश को देखने लगता है और कहता है,
तुम्हें तो अपनी सब चीज़ फेक बनानी चाहिए थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्यों? आकाश आराम से ही जवाब देता है। क्योंकि मुझे फेक आईडी वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आकाश वंश उन सभी सवालों का जवाब दे सकता था जो सवाल उसके असली मकसद से रिलेटेड ना हो। वंश फिर आकाश के बैग के अंदर से और भी चीज़ें निकालने लगता है, तभी उसके हाथ में कोई छोटी गोल चीज़ आती है। जब वंश उसको बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस चीज़ का साइज किसी लोहे के कंचे के जितना था। वंश आकाश से उस कंचे के बारे में पूछता है। ये क्या है? कंचे जैसे? क्या ये भी कोई बॉम्ब है? आकाश उन कंचे जैसी चीज़ को देखकर कहता है, नहीं, ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये बस फायर बॉम्ब है। इनसे कोई एक्सप्लोसिव हमला नहीं होता है, ये सिर्फ किसी भी चीज़ में आग लगा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो वंश को कुछ इशारा करते हुए कहता है, उस रुमाल में तुम उस फायर बॉल को रखकर ज़मीन पर धीरे से पटको। वंश उसकी बात सुन जो टेबल पर रुमाल रखा होता है उसे उठा लेता है और उसमें एक लोहे के कंचे को डाल देता है। वंश फिर उसको धीरे से ज़मीन पर पटक देता है। उसके कंचे के ज़मीन से टकराते ही उस रुमाल में अचानक से आग लग जाती है और वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जल खाक हो जाता है। ये देखकर वंश और बाहर से देख रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, इस छोटे से कंचे में ये खासियत है कि जब ये किसी ठोस चीज़ से टकराता है तो उस कंचे के अंदर के मशीन में हरकत होती है, जिसके वजह से वो साउंड की स्पीड से आग को फैलाता है और हर उस चीज़ पर आग लगा सकता है जो उसके एरिया में आती है। ये सब सुनकर वंश काफ़ी सरप्राइज होता है। ऐसा बॉम्ब अगर गलती से किसी मिलिट्री के पास चल जाए तो वो सब तो किसी भी देश एक ही झटके में जलाकर राख कर देंगे। ऐसा फायर बॉम्ब तुमने बनाया है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक है। अगर ये मेरे हाथ से छूट जाता है तो क्या होगा? वंश ने आकाश से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर आकाश कहता है, अगर ये तुम्हारे हाथ से छूट गया तो जब ये फर्श से जाकर टकराएगा और उससे जो आवाज़ बनेगी और जिस को ये आवाज़ सुनाई देगी उस एरिया तक ये आग लगा देगा और इसमें पेट्रोल के कुछ बूंद होने के कारण ये आग सिर्फ 1 मिनट में ही उस सभी चीज़ को जलाकर खाक भी कर देगी। वंश ये सुनकर उन सभी कंचे को वापस बैग में ही रख दिया। तभी आकाश फिर से कहता है, उद्धरण, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तुम बस पता लगाना चाहते हो कि मेरा असली मकसद क्या है। तो बस एक बात जान लो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा खतरनाक काम मैं अकेला ही कर सकता हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं होगा? तुमने मुझे तो पकड़ लिया है, पर उनका क्या जो अभी भी खुले घूम रहे हैं शहर में? वो सब मेरे जैसे नहीं हैं, इसलिए वो सभी एक को भी मारने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। वंश ये जानकर शौक हो जाता है। उसके पास एक पूरी टीम है अपने काम को अंजाम देने के लिए। तभी उस कमरे में एक आदमी आता है और अपने फ़ोन में न्यूज़ दिखाते हुए कहता है, सर ये देखिए, दिल्ली के 2 सबसे मशहूर जगह कुतुब मीनार और लाल किला के पास एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वंश ये फिर तुरंत उसके हाथ फ़ोन लेकर न्यूज़ को देखने लगता है। दिल्ली के लाल किला के पास ही अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की जानें गई और कई लोग हुए घायल। कहा जा रहा है कि ये सब कोई टेररिस्ट की गैंग कर रही हैं और वो हमारे सरकार से किसी चीज़ की मांग करना चाहती हैं, पर अभी तक उन टेररिस्ट ने अपनी मांग आगे नहीं रखी है। इसलिए ना पुलिस और ना ही लीडर्स कोई फैसला कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। ये सब कुछ सुनकर आकाश हंसने लगता है। वंश फ़ोन को टेबल पर रखता है और जाकर आकाश का गर्दन पकड़कर उसे दबाते हुए कहता है, बता तेरे साथी कहाँ पे छिपकर ये सब बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं? आकाश पर कुछ नहीं कहता है, बल्कि उसकी जगह वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है। वंश को इतना तो समझ आ जाता है कि ये ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो बाहर आकर सूर्या को कॉल लगा देता है। सूर्या सभी बात जान लेता है और कहता है, ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। फिर वंश कहता है, तो सूर्या सर अब हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है वो कैसे मानेगा? सूर्या कहता है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर आकाश चाहता क्या है। शायद उस चीज़ से कोई क्लू मिल सके हमें कि वो उस चीज़ से करेंगे क्या और चाहते क्या हैं, जिससे हमें बाकी के लोगों को भी पकड़ने में आसानी होगी। सूर्या की बात सुनकर वंश कहता है, ठीक है सर। इतना कहने के बाद वो कॉल रख देता है। अब नई परेशानी आ चुकी थी। अगली सुबह अनाया की आंख खुलती है। उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो कहती हैं, लगता है मैंने कल रात को ज़्यादा ही पी ली थी। अरे मेरा सिर। तभी उसको कुछ याद आ जाता है और वो कहती हैं, कहीं कल रात मैंने नशे में सूर्या को सब कुछ बता तो नहीं दिया यार? अब मैं कैसे जाऊंगी उसे छोड़कर? हर वक्त तू मुसीबत ही खड़ी करती रहती हैं।
तभी अनाया के बगल में ही सो रहे सूर्या की भी आंख खुल जाती हैं। वो देखता है कि अनाया खुद से ही बातें कर रही होती हैं। ये देखकर वो उठकर बैठता है और बिल्कुल कल रात जैसे अनाया उससे चिपकी थी ठीक वैसे ही सूर्या भी उससे जाकर चिपक जाता है और कहता है, मेरी वाइफी उम्हाए, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता पर तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है, वो भी काम से, इसलिए तुम्हें जाना ज़रूरी है ना। सूर्या अनाया के गालों पर अपने दांतों से काटते हुए कहता है। आउच सूर्या, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे लग रही हैं। सूर्या फिर उसके गालों को अपने गालों से सहलाते हुए कहता है। क्या हम वो कर सकते हैं? सूर्या ने पूछा। सूर्या की बात अनाया समझ नहीं पाती हैं, इसलिए वो कहती हैं, क्या वो? तभी सूर्या कहता है, वही जो एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले होते हैं तो जो करते हैं। सूर्या काफ़ी मुश्किल से ये सब बोल पा रहा था और अनाया थी कि कुछ भी समझ ही नहीं रही थी। सूर्या, साफ साफ कहो ना कि तुम क्या कहना चाहते हो। सूर्या फिर कहता है, कुछ नहीं, मैंने जो भी कहा उन बातों को भूल जाओ और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ, उससे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो फिर बेड से उतरने लगता है पर तभी अनाया उसका हाथ पकड़ लेती हैं। जब अनाया उसका हाथ पकड़ लेती हैं तो सूर्या उसको पीछे मुड़कर देखता है, तब वो देख सकता था कि अनाया थोड़ी सी ब्लश कर रही होती हैं। उसे ऐसे ब्लश करते देख सूर्या समझ जाता है कि अनाया की हाँ है। तो क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? सूर्या ने काफ़ी मुश्किल से अटक अटक कर पूछा। अनाया फिर अपने एक हाथ से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हम। ये सुन सूर्या तुरंत अनाया के पास जा पहुंचता है और किश करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। तभी दोनों के होठ मिल जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बस चूमते जा रहे थे। दोनों की सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी और दोनों का सब्र भी। फिर दोनों के ही हाथ एक दूसरे के कपड़ों पर जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके दोनों के कपड़े उतर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे में पूरे समा जाते हैं। अनाया के चीखने की आवाज़ उस पूरे कमरे में फैल चुकी थी और बिस्तर पर खून के छींटे भी बिखर चुके थे, पर दोनों रुकते नहीं हैं और उस पल को बस जी लेना चाहते थे। ये एहसास उन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। अनाया उसमें सूर्या का पूरा साथ दे रही थी। अनाया उस समय काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इधर दोनों इस पल को अपने लिए यादगार बना रहे थे, क्यों उन्हें पता नहीं था अब वो एक दूसरे से कब और कितने समय बाद मिलने वाले हैं। तो उधर कॉलेज में सूर्या के सारे दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे अब बॉयज़ इवेंट्स तो सभी फिनिश हो चुके थे, पर गर्ल्स इवेंट्स तो आज से शुरू होने वाला था, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया था कि वो सभी इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। यार, ये सूर्या कहाँ रह गया? हमने एक साथ मिलकर पहले से ही बात कर रखा था कि बाकी के इवेंट्स हम एक साथ देखेंगे, पर यह है इसका कोई अता पता ही नहीं है। अक्षय ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष और बाकी के दोस्त कहते हैं, हाँ, सूर्या को बस आने दो, उसको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो बस फिर अगली बार से वादा तोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। सूर्या के सभी दोस्त उससे काफ़ी गुस्सा थे और उधर एक आइलैंड पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और उससे एक काफ़ी हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। वो फिर उस आइलैंड की ताज़ा हवा लेते हुए कहता है, फाइनली मैं दोबारा यहाँ आ ही गया। एपिसोड 47 आकाश से मुलाकात। सूर्या और अनाया का शरीर पसीने से गिला हो चुका था और दोनों ही काफ़ी थक भी चुके थे। आइलैंड पे जो हेलीकॉप्टर आया था वो उसी लड़के का था जो उससे उतरा था। उस लड़के का नाम सैम है। अनाया और सूर्या अब आराम कर रहे थे बेड पे। सूर्या ने अनाया को अपने बाहों में समा रखा था और उसके बालों को सहला रहा था। वो कहता है, तुम मुझसे कब मिलोगी आज यहाँ से जाने के बाद? अनाया फिर कहती हैं, पता नहीं, ये तो मुझे भी, शायद जब हमारी कंपनी लॉस से बाहर निकल जाए तब मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। सूर्या फिर कहता है, हम पर तुम मुझे रोज़ कॉल करना जब भी तुम फ्री होगी तो। ठीक है, अब इतने भी उदास मत हो ना, मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रही हूँ, अनाया ने कहा। सूर्या फिर उसके गालों पर अपने होठों से किश करते हुए कहता है, ठीक है, नहीं हो रहा मैं कोई उदास। हम गुड बॉय, चलो अब मुझे रेडी होना होगा, मेरी फ़्लाइट 10 बजे की है और अभी 8 बज चुके हैं। तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने तो आओगे ना? अनाया उठकर बैठते हुए पूछती हैं। फिर वो जवाब के लिए सूर्या की तरफ देखने लगती हैं। हाँ, मैं आऊँगा, एक लास्ट टाइम देख लूँ तुम्हें, फिर पता नहीं कितने महीनों बाद मिलेंगे हम दोनों, सूर्या ने कहा। उसका जवाब सुनकर अनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती हैं और वो बेड से उतरते हुए कहती हैं, ठीक है, फिर मैं बाथ लेने जा रही हूँ, तुम भी बाथ लेकर रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों एयरपोर्ट चलेंगे।
अनाया फिर बाथरूम में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद तुरंत सूर्या अपना फ़ोन निकालता है और वंश को कॉल मिलाता है। जब वंश उधर से कॉल को उठा लेता है तो सूर्या कहता है, वंश आज अनाया वापस अपने घर जा रही हैं और उसकी 10 बजे की फ़्लाइट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अनाया को प्राइवेट प्लेन से छोड़कर आओ, क्योंकि कल के बाद कोई भरोसा नहीं है कि आकाश के साथ ही प्लेन में भी बॉम्ब लगा दे और मैं कोई रिस्क लेना चाहता नहीं हूं। जब बात हो अनाया की तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई कि तुम्हें अब क्या करना है। सूर्या की बात सुन वंश कहता है, जी सर, मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब आप अनाया मैम की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझ पर छोड़ दे। फिर सूर्या कहता है, ठीक है, फिर मैं तुमसे एयरपोर्ट पर ही मिलता हूँ। सूर्या फिर कॉल को रख देता है। वंश अभी उसी घर के अंदर था जहाँ पर आकाश था और ऋषि था। उसने काफ़ी कुछ पता लगाने का कोशिश किया था आकाश से, पर आकाश अपना मुंह खोलने का नाम तक नहीं ले रहा था। तुम सब इस पर नज़र रखो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं वो करने जा रहा हूँ, और जब तक पता लगाने की कोशिश करो कि ये चाहता क्या है, सरकार से उसको क्या चाहिए जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट करना बंद कर देगा। वंश ने कहा। तभी ऋषि ने कहा, ठीक है सर, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। वंश कार में बैठकर फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सूर्या और अनाया भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। चल भई, अब बता तुझे और तेरे गैंग को क्या चाहिए जिसलिए तुम सब जगह जगह ब्लास्ट कर रहे हो। ऋषि ने आकाश से पूछा। आकाश के चेहरे पर अब स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम सब ने अब मतलब की बात की है, यही बात तुम लोगों को मुझसे सबसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। आकाश के नाक और मुंह से खून निकल रहा था और लग रहा था कि उसके दांत भी कुछ कुछ टूट चुके हैं। वो आगे कहता है, हमें बदला लेना है, हमें चीफ मिनिस्टर का कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब कहते वक्त आकाश के आंखों में बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्सा दिख रहा था। ऋषि और उसके बाकी के साथी ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि आकाश की मांग तो दिल्ली के सीएम की मौत थी। क्या ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता भी है, तू तो सीधा सीएम का सिर ही मांग रहा है। ये हलवा है क्या जो तू मांगेगा और तुझे प्लेट में परोसकर हम तुझे दे देंगे? ऋषि ने कहा। फिर अपने साथियों से कहता है, चलो रे, इसे तो वंश सर ही समझाएंगे। जब ऋषि और उसके दोस्त रूम से बाहर जाने लगते हैं तभी आकाश तेज आवाज में कहता है, कल रात को ठीक 12 बजे 20 जगहों पर 3 तरह के ब्लास्ट होंगे और 20 जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली हैं। ये सुन ऋषि के कदम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि 20 जगह बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी दिल्ली जैसे छोटे से शहर में। ऋषि के चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये देखकर आकाश के मुंह से हंसी छूट जाती है और वो कहता है, 20 जगह, वो भी इस दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उन 20 जगहों पर रात के समय वो भी 3 तरह के ऐसे बम से ब्लास्ट किया जाए जो ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी को पता है, तो इस छोटे से दिल्ली शहर में इतनी मौतें होंगी कि किसी को भी उन जले डेड बॉडी को गिनने के लिए लाइन से लगाना पड़ेगा। कमीने, तू भले ही इंडिया का ना हो पर तू पैदा तो इंडिया में ही हुआ था, और तू इंडिया के उस हिस्से को हिलाने की बात कर रहा है जिसके वजह से इंडिया अभी तक कायम है। तू जानता है अगर तेरे साथी भी पके गए ना तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उनको नर्क के जैसा एहसास होगा। ये सुन फौरन आकाश ने कहा, और अगर नहीं पके गए तो वो धीरे धीरे करके पूरी इंडिया को ही जलाकर खाक कर देंगे। ऋषि फिर बस उसका कॉलर ही पकड़ कर रह जाता है, क्योंकि इस बात की गारंटी तो उनके पास भी नहीं थी कि उसके साथी पके जाएंगे या फिर नहीं। ऋषि फिर शांत होते हुए आकाश को छोड़ देता है और पूछता है, तो जो ये ब्लास्ट होंगे कल रात को, उसको रोकने के लिए तुम्हें सीएम की जान चाहिए? आकाश फिर सोचने लग जाता है और कहता है, हाँ चाहिए तो, पर मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो उन 20 जगहों पर ब्लास्ट नहीं होंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, सीएम की जान या मुझे रिहा करना होगा। और उधर सूर्या और अनाया दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अनाया प्लेन के आने का वेट कर रही होती हैं तो सूर्या वंश के आने का वो खुद से ही बड़बड़ाता है। वंश अब कहाँ रह गया, कॉल पर तो बड़ी बड़ी बोल रहा था, भाई अब आ भी जा, 10 बजने में अब सिर्फ कुछ ही देर है। तभी अनाया और सूर्या के पीछे से किसी के हांफने की आवाज़ आने लगती है। दोनों ही जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे वंश खड़ा होता है जो हॉर्न रहा होता है। वंश को देखकर सूर्या खुश हो जाता है। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सूर्या ने मेरे बारे में बताया है कि मैं आज वापस जाने वाली हूँ, इसलिए तुम भी मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए हो? अनाया ने कहा। वंश फिर अनाया और सूर्या को देखते हुए अपने सांस पर काबू करते हुए कहता है,
जी मैम, मैं आपको ही छोड़ने के लिए आया हूँ। मैम, आज आपकी फ़्लाइट नहीं आएगी क्योंकि मुझे पता चला है कि जिस बॉम्बर को हम ढूंढ रहे हैं उसने उस फ्लाइट में बॉम्ब को छुपा कर रखा है, इसलिए वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अनाया वंश की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं फ्लाइट कैंसिल होने का। अनाया ने कहा, ठीक है, तो अब मैं कैसे जाऊंगी? डैड ने तो मुझे आज ही बुलाया है, वो ही समय पर। तभी बीच में सूर्या आते हुए कहता है, अनाया, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम हमारे प्राइवेट प्लेन में बैठकर ग्वालियर चली जाओ, इससे तुम समय से पहले पहुंच जाओगी। ठीक है, मैं चली तो जाऊंगी प्लेन से, पर मुझे छोड़ने कौन जाएगा? सूर्या ये सुनकर वंश की तरफ देखने लगता है। वंश सूर्या का इशारा समझ जाता और वो कहता है, मैम आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने उसका इंतज़ाम कर रखा है। तभी वंश अपने पीछे देखता है उस ओर, फिर सूर्या और अनाया भी देखते हैं। जी और तीनों देख रहे थे, वहां पर उस प्राइवेट प्लेन को चलाने वाला आदमी खड़ा था और उसके साथ कुछ गन्स लेकर लोग भी खड़े थे जो अनाया की सिक्योरिटी के लिए थे। वो आदमी कुछ डरा सा लग रहा था, उसके चेहरे पर पसीना टपकते देख सूर्या वंश के पास आकर उससे पूछता है, आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है, फिर भी इसके माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी वंश भी सूर्या के कान में जवाब देते हुए कहता है, सर हमारा पायलट लीव पर है, इसलिए किसी और पायलट को उठाकर हम ले आए और उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब वो हम सब से मिलेगा तो उसे कुछ नहीं बोलना है, और अगर उसने कुछ भी बोला तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। बस शायद मेरी धमकी के वजह से ही ये लग रहा है कि इतना डरा हुआ है। सूर्या उसकी बात सुन उसे अजीब ही नज़रों से देखने लगता है। यार क्या ही चीज़ है ये, इसको कोई भी काम निकालना होता है तो ये बंदूक के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, बस सीधा बंदूक रखकर उसकी ऐसी काम तेसी कर देता है। सूर्या खुद से ही कहता है, ठीक है मैं चलती हूँ, जल्दी ही मैं सूर्या तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, बाय, लव यू अम्हाए। अनाया कहती हैं और सूर्या के गलों पर किश करती हैं, फिर सूर्या भी उसे बाय कहता है और वंश उस पायलट के साथ अनाया और कुछ गार्ड्स को अनाया के साथ प्लेन तक छोड़ देता है। वंश के आ जाने के बाद सूर्या उससे अंगड़ाई लेते हुए कहता है, चलो ब्रो, अब उस आकाश नाम के मुसीबत से निपटते हैं। वंश एक आदमी से कहकर जल्दी से अपनी कार बुलाता है और उसमें बैठकर दोनों ऋषि के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। सूर्या के वहां पहुंचते ही वहां पर सबके सब नीचे झुककर कहते हैं, सूर्या सर आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। तभी सूर्या उस शीशे से दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, तो ये हैं वो आकाश? फिर वंश सूर्या से कहता है, हाँ यही है आकाश, इसको देखकर कर लग रहे हैं कि ये हमारे उम्र का ही लड़का है, बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमसे उम्र में। सूर्या ने कहा, ऋषि तो सूर्या को सिर्फ देखे ही जा रहा था। वो कहता है, भाई सच में ये है सूर्या परिवार के नेक्स्ट जनरेशन, ये बिल्कुल अपने परिवार के बाकियों से भी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। ऋषि मन ही मन कहता है। सूर्या एक नज़र ऋषि पर डालता है जो लगातार उसे ही घूरे जा रहा था, फिर वो अपनी नज़र घुमाकर उस कमरे के अंदर जाता है जहां पर आकाश था। तो तुम हो आकाश, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है वंश के जरिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज तुमसे मिल भी लिया जाए। सूर्या आकाश के सामने बैठकर कहता है और उसके पीछे वंश खड़ा होता है। अपने सामने किसी नए लड़के की आवाज़ सुनकर आकाश अपना सिर ऊपर उठाता है। आकाश का सिर ऊपर उठ जाने की वजह से अब सूर्या उसको अच्छे से देख पा रहा था, तभी उसको ये चेहरा देखा देखा सा लगता है और फिर उसको याद भी आ जाता है कि उसने इस चेहरे को कहाँ पर देखा था। वो कहता है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही हो ना? आखिर कौन है ये आकाश? सूर्या को ये चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? क्या सूर्या इसको जानता है? क्या सूर्या और वंश मिलकर पकड़ पाएंगे बाकी के लोगों को? एपिसोड 48 आई हैव ए प्लान। आकाश किसी नए लड़के की आवाज़ सुनकर अपना सिर ऊपर की तरफ उठाता है और देखता है। सूर्या ने जब देखा आकाश के चेहरा तो सूर्या को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। सूर्या का दिमाग इस चेहरे को पता लगाने में लग गया कि उसने इस चेहरे को कहाँ और कब देखा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो हैरानी के साथ आकाश से कहता है, तुम तो वही मिलिट्री आकाश हो ना? काफी समय बाद आकाश ने देखा कि किसी को वो याद है कि वो आखिर में था कौन। आकाश फिर सूर्या को नीचे से ऊपर देखने के बाद कहता है, हाँ पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? फिर सूर्या ने कहा, मैंने तुम्हें 4 साल पहले टीवी पर देखा था जब तुम किसी सीक्रेट मिशन पे थे और पड़ोसी देश में जासूसी करने के लिए जा रहे थे। मैं तब से तुम्हें जानता हूँ क्योंकि उस वक्त तुम्हारे किस्से मैंने कई सारे सुने थे और तुम्हारे बारे में पढ़ा था। सूर्या फिर वंश की तरफ देखकर उसको बताता है,
और वंश आकाश का सर नेम इसलिए नहीं है क्योंकि आकाश का बचपन से ही कोई नहीं था और वो खुद के बदौलत ही मिलिट्री में गया था। फैमिली ना होने के वजह से उसे सर नेम को रखना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अपने नाम के आखिर में कुछ लगाया है। आकाश सूर्या के मुंह से अपने बारे में इतना कुछ सुनकर कहता है, तुम्हें मेरे बारे में तो कुछ ज़्यादा ही पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अभी तक कोई याद रखेगा। फिर सूर्या सोचते हुए सीरियस होकर आकाश से पूछता है, तुम्हारे मिशन पर जाने के बाद हमें कुछ महीनों बाद ही न्यूज़ में बताया गया था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और मौत का रीज़न था कि तुमने खुदकुशी की थी, पर फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और ये बॉम्ब बनाकर अपने ही भारत को नुकसान क्यों कर रहे हो? सूर्या ने पूछा। ये सब सवाल सुनकर आकाश के दिमाग में वो सभी यादें आने लगी जब वो मिशन के दौरान पाकिस्तान में पकड़ा गया था। आकाश के पके जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार आकाश को बहुत टॉर्चर की थी, ये जानने के लिए कि आखिर आकाश यहाँ क्यों आया था, और आकाश का फ़ायदा उठाकर वो सभी लोग इंडिया के कुछ खुफिया जानकारी निकालने की भी कोशिश कर रहे थे। पर उनकी कोशिश सिर्फ कोशिश ही रही क्योंकि आकाश ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उसे लग रहा था कि भारत से उसके लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लगभग 1 साल बीत चुके थे और आकाश के लिए भारत से मदद का नामो निशान नहीं दिख रहा था। इस 1 साल में आकाश पे इतना भयानक टॉर्चर हुआ था कि कोई सोच तक नहीं सकता था। आकाश के सारे नाखूनों को एक एक करके पिलाश के जरिए उखाड़ दिया गया था। आकाश को इतने ठंडे पानी में पूरे 1 घंटे के लिए डाला गया कि अगर कोई उस पानी में 5 मिनट भी रह जाए तो उसका खून तक जम जाए, पर उसमें आकाश ने पूरे 1 घंटे बिताए थे और उसके ऊपर से पाकिस्तानी सोल्जर उसे पानी में ही डालकर डंडे से मार रहे थे। आकाश के पीछे एक काफ़ी मोटा और लंबा डंडा घुसाया गया जो सहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। जब इंडिया की तरफ से मदद के आस में वो अधमरा सा खून से लटपट कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ, तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था जिस पर इंडिया के न्यूज़ का एक हाईलाइट चल रहा था। बड़ी खबर, इंडिया के एक काबिल सोल्जर अपने पड़ोसी देश में घुसपैठ करने में हुए सफल। भारत की सरकार को जब पता चला ये तब उन्होंने कैंसिल कर दिए अपने कॉन्टैक्ट उस सोल्जर से। उनका कहना है कि उस सोल्जर ने अपने मन से ही घुसपैठ किया है, इसलिए उस सोल्जर के जिम्मेदार भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं है। सोल्जर के पके जाने की वजह से सोल्जर ने कर ली खुदकुशी। ये सब सुनकर आकाश के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि न्यूज़ में जो भी बताया जा रहा था वो सब कुछ झट था। उसे ही कहा गया था स्पेशल कमांड से कि उसे घुसपैठ करनी है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई मुसीबत आती है तो वो यहाँ इंडिया से सब कुछ देख लेंगे। पर यह सब सिर्फ एक धोखा था, उन्होंने आकाश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। पाकिस्तानी सोल्जर आकाश के पास आकर हंसते हुए कहता है, ये देखिए होती है पॉलिटिक्स। तुम्हारे पके जाने के बाद उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने ने तो तुम्हें जिंदा ही मार दिया, वो भी खुदकुशी के बहाने से। इतना कहकर वो सोल्जर हंसने लगता है जबकि आकाश उसको कुछ जवाब नहीं देता है। अब उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको कोई बचाने आएगा। वो अब भारत देश से, उसकी सरकार से नफरत करने लग गया था। उसने उनके लिए इतना कुछ किया था और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने अपने हाथ दूर कर लिए। आकाश ने ऐसे दल बदलू लोग नहीं देखे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे आकाश के मन नफरत बढ़ती जा रही थी इंडिया के लिए। उसके साथ भी अब रोज़ रोज़ टॉर्चर नहीं होते थे जब से पाकिस्तानी सरकार को ये खबर मिली थी कि ये सब काम भारत सरकार का नहीं था। तो ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं, पर तीसरे हफ्ते के शुरुआत में जहां पर आकाश मौजूद था वहां उस बेस पर एक ग्रुप का हमला होता है। उस ग्रुप का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसी वजह से वो ग्रुप काफ़ी चर्चे में था, यही उसका नाम हो गया था। जब उस ग्रुप के लीडर को पता चलता है कि एक नया इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में पकड़ा गया है तो तब से ही वो सब आकाश को निकालने में लग गए थे। वो ग्रुप ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही थी जिसके दिल में नफरत और गुस्सा हो, इसलिए वो हर जगह जाकर ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और अपने ग्रुप को मजबूत कर रहे थे। बेस पर हमला होने के वजह से कई पाकिस्तानी सोल्जर मारे जाते हैं। रात के समय अटैक होने के कारण पाकिस्तानी फौज थकी और सुस्त थी, जिसका फ़ायदा वो समूह उठा रही थी जो आकाश को बचाने के लिए आई थी। चारों तरफ सिर्फ गोलियों के चलने की ही आवाज़ आ रही थी। तभी आकाश के पास एक आदमी आकर कहता है, तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस रस्सी को ऐसे ही काट दूंगा। आकाश उस कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो चुका था जब वो उस आदमी की आवाज़ सुनता है जो उसकी राशि को काट रहा होता है। तो वो पूछता है, तुम लोग कौन हो और ये बाहर में गोलियों के चलने की आवाज़ कैसी है? उसका सवाल सुनकर वो आमदी कहता है, अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके, इसलिए अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
इतना कहते हैं आकाश की रस्सी भी पूरी तरह से कट जाती है और वो आदमी आकाश की तरफ एक काला रुमाल बढ़ाते हुए कहता है, ये लो और इसे अपने चेहरे पर बांध कर जल्दी से मेरे साथ चलो, हमारे लोग बाहर में ही हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आकाश फिर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है, पर तभी उन दोनों के रास्ते में एक पाकिस्तानी सोल्जर आ जाता है और उसके हाथ में गन होता है। वो सोल्जर अपनी गन आकाश और उस आदमी की तरफ करके चलाने लगता है। ये देख आकाश और वो आदमी दोनों छलांग मार कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और कवर लेकर छिप जाते हैं। जिस आदमी ने आकाश को छुड़ाया था वो भी अपनी गन निकाल लेता है और उस सोल्जर को ढूंढने लगता है, पर तभी उस आदमी के पीछे वही पाकिस्तानी सोल्जर अपनी गन लेकर उसके सिर पर रख देता है। जैसे ही वो फायर करने को होता है वैसे ही आकाश तेजी से एक लात मारकर उसके हाथ से उसकी गन को हवा में उछाल देता है और उस गन को पकड़कर उस सोल्जर पर चला देता है। वो आदमी ये फिर उठ जाता है तो आकाश कहता है, चलो जल्दी, नहीं तो यहाँ पर और भी सोल्जर आ जाएंगे। दोनों बाहर निकलकर अपने ग्रुप में पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने के बाद वो सभी पहाड़ी रास्ते से होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही आकाश मिलता है उस ग्रुप से और उसे मौका भी वहीं से मिलता है भारत देश से बदला लेने का। सूर्या और वहां के सभी लोग अब आकाश के असलियत से वाकिफ हो जाते हैं। सूर्या उससे कहता है, आकाश, पर तुम लीडर्स को खत्म करने की जगह इन मासूम लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? इन्होंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो तुम इनकी जान लेने पर क्यों तुले हुए हो? फिर आकाश ने कहा, क्योंकि ये भी उन लोगों की तरह ही हैं जो कुर्सी पर बैठकर इस पूरे देश को चला रहे हैं। मैंने इन्हें महफूज रखने के लिए बॉर्डर पर कई लड़ाइयाँ की और ये लोग बस एक ही बार में मेरी मौत को सच मान गए और ये सभी ये भी मान गए कि मैंने खुद से ही फैसला लिया था घुसपैठ करने का। ये सब भी मेरे दुश्मन ही हैं। देखो तुम्हें अब और खून बहाने की ज़रूरत नहीं है मासूम लोगों का, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तुम्हें बदला लेकर कुछ नहीं मिलेगा, बस एक दूसरे का खून ही बहेगा और कुछ नहीं। सूर्या ने कहा। उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और ऋषि अंदर आते हुए कहता है, सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात बतानी थी। ऋषि ने कहा। उसकी बात सुनकर सूर्या कहता है, हाँ कहो। फिर ऋषि आगे कहता है, सर इस आदमी ने हमें ये बताया है कि दिल्ली में कल रात को 12 बजे 20 जगहों पर ब्लास्ट होगा और वो भी 3 अलग अलग बॉम्ब से। अगर ये ब्लास्ट हो गए तो सर ये तो पक्का है कि दिल्ली की पॉपुलेशन एक ही झटके में आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये सुनकर सूर्या और वंश दोनों ही परेशान हो जाते हैं। 20 जगह, वो भी 3 अलग अलग बॉम्ब्स के साथ, ये काफ़ी भयानक होने वाला है फिर तो। वंश ने कहा। सबके चेहरे पर परेशानी देखकर आकाश को हंसी आ जाती है और वो कहता है, ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा और तुम्हारे पास समय भी नहीं है उन लोगों को पकड़ने का, अब तुम सब क्या करोगे? इतना कहकर वो हंसने लगता है। ये देख टेबल पे रखे एक कपड़े को सूर्या लेता है और आकाश के मुंह में ठूस देता है, जिसके बाद से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। सूर्या फिर उस कमरे से बाहर आते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये पूरी दिल्ली खत्म हो जाएगी। फिर वो कुछ सोचने लगता है, आकाश को छोड़ना होगा या फिर चीफ मिनिस्टर को आकाश के हाथों में देना होगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। फिर वो वंश से कहता है, वंश तुम एक काम करो, जय को कॉल लगाओ और उससे कहो दिल्ली के सभी 20 ज़्यादा आबादी वाले जगह का पता लगाने के लिए, जब उनका पता लग जाए तो वहां पर पुलिस को तैनात कर देने के लिए कहो और आकाश को छोड़ दो, उसे जाने दो। वंश ये सुनकर सूर्या से कहता है, पर सूर्या सर यही हमारे हाथ में इतनी मुश्किल से लगा है और आप इसे छोड़ देने के लिए कह रहे हैं, अगर ये छूट गया तो उस ग्रुप को पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऋषि भी ये सुनकर कुछ कहने को होता ही है कि सूर्या सबको शांति से कहता है, मुझे पता है आकाश को छोड़ देना एक बेवकूफ़ी होगी, पर बड़ी मछली को पकड़ने के लिए किसी ना किसी को तो चारा बनाना ही पड़ेगा और ऊपर से मुझे पता है कि आकाश कैसा आदमी है, इसलिए उसे छोड़ देना अभी के लिए सबसे बेहतर ही होगा। वंश फिर कहता है, ठीक है सर, लेकिन हम उसके बॉम्ब्स का क्या करें? क्या हम उसे पुलिस के हाथों में दे दें ताकि वो उसके बारे में अच्छे से जान सके? फिर सूर्या कहता है, नहीं, उन बॉम्ब्स को हम अपने लिए ही इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास एक प्लान है। इतना कहने के बाद वो सबको अपना प्लान समझा देता है और सबको अपना अपना काम भी समझा देता है। फिर सूर्या अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही सूर्या कहता है, हेलो रिया। एपिसोड 49 रिया और सूर्या। सूर्या के पास एक प्लान होता है आकाश के साथियों को पकड़ने का। वो वंश और ऋषि के साथ उसके दोस्तों को भी वो प्लान बता देता है।
वंश और ऋषि दोनों ही काम पर लग जाते हैं। वंश जय को कॉल करके कह देता है कि उन 20 जगह का पता लगाने को जहां पर बम ब्लास्ट होने वाला था। सूर्या ने उन सभी को अपना प्लान बताने के बाद अपना फ़ोन निकाल कर सीधा रिया को कॉल मिलाता है। रिया के कॉल उठाते ही सूर्या कहता है, हेलो रिया, मुझे अर्जेंट तुमसे मिलना है। सूर्या ने पहली बार रिया को कॉल किया था और उसे खुद से ही कहीं पर मिलने के लिए बुला भी रहा था, तो रिया इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकती थी, इसलिए रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ पर मिलना है मुझे बता दो, मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। रिया काफ़ी ज़्यादा ही बेताब हो रही थी सूर्या से मिलने के लिए। सूर्या फिर मिलने के प्लेस को डिसाइड करते हुए कहता है, हम कैफेटेरिया पे मिले जो हमारे कॉलेज के पास में ही है, वो जगह सही रहेगी, तुम्हें क्या लगता है? सूर्या ने पूछा तो रिया जवाब देती हैं, ओके, तो मैं बस पहुंच ही गई। कॉल कट हो जाने के बाद रिया कॉलेज से कैफेटेरिया के लिए निकल जाती हैं और सूर्या भी वंश की कार लेकर कैफेटेरिया पहुंच जाता है। हेलो रिया, तुम इतनी जल्दी पहुंच गई यहाँ पर? सूर्या रिया को एक टेबल पर बैठे देखता है तो उसके पास जाकर वो कहता है, फिर रिया भी जवाब देती हैं, हाँ वो मैं कॉलेज में ही थी और गर्ल्स का जो फंक्शन हो रहा था वो देख रही थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ पे आ गई। ओह ग्रेट, सूर्या ने कहा। जब रिया को उसके अनाया नहीं दिखती हैं तो वो उसके बारे में पूछना चाहती थी, पर उससे पहले ही सूर्या जिस लिए रिया को यहाँ पर बुलाया था उस बात को छेड़ते हुए कहता है, रिया मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि ये काफ़ी अर्जेंट था। तो बात कुछ ऐसी है कि तुमने न्यूज़ या फिर बाकी लोगों के मुंह से तो सुनी ही होगी कि लाल किला और कुतुब मीनार पे बम ब्लास्ट हुआ था जिसके चलते काफ़ी लोग मारे गए थे। हाँ मैंने सुना है इस बारे में, रिया ने कहा। फिर सूर्या आगे उसको बताता है, 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज़ उड़ी थी कि पुलिस ने उस बम ब्लास्ट करने वाले को पकड़ लिए हैं। असल में वो कोई अफवाह नहीं थी क्योंकि सही में पुलिस ने उस बम ब्लास्ट करने वाले को पकड़ लिया है और अभी भी वो उनके ही कैद में हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी आसान नहीं है क्योंकि उस बम ब्लास्टर के साथी अभी भी खुले में घूम रहे हैं और जिसको पुलिस ने पकड़ रखा है उसने हमें बताया है कि कल रात को ठीक 12 बजे 20 जगहों पे ब्लास्ट होंगे। ये सुन रिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट होने वाले हैं। सूर्या रिया के शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि अब ये वक्त सही है उसको सच बताने का, इसलिए वो कहता है, उस बम ब्लास्ट करने वाले का कहना है कि उसे चीफ मिनिस्टर चाहिए, यानी कि तुम्हारे डैड। तभी रिया उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोलती हैं, क्या मेरे डैड पर क्यों, उन्हें लेने से उस आदमी को क्या मिलेगा? रिया को पता था कि पॉलिटिक्स में घुसने की वजह से उसके डैड के काफ़ी सारे दुश्मन बन चुके थे, पर उसके डैड के दुश्मन टेररिस्ट लोग भी होंगे ये तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। रिया उसकी दूसरी शर्त भी हैं, अगर हम उसे चीफ मिनिस्टर को उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं तो हमें उसे छोड़ना होगा। तो पुलिस ने इस बारे में बहुत सोचा और उनका फैसला है कि वो उस बम ब्लास्ट करने वाले को रिहा कर देंगे। सूर्या ने कहा। फिर रिया भी उससे पूछती हैं, ये ठीक है कि मेरे डैड को बचाना पुलिस का फ़र्ज़ है, पर इससे वो इतना खतरनाक आदमी बच जाएगा पुलिस के चंगुल से, और ये बात मुझे समझ नहीं आई कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, इन सब बारे में तो मुझे पुलिस के लोग बताते। रिया का सवाल सुनकर सूर्या के माथे पर थोड़ा सा पसीना आ जाता है, पर वो घबराता नहीं है और वो जवाब देता है, वो क्या है ना कि जो इंस्पेक्टर जय है ना, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और जब उसे पता चला कि तुम मेरी दोस्त हो तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें ये सभी बात बताने के लिए, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आ सका। तुम इंस्पेक्टर जय को तो जानती हो ना? सूर्या ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, वो कई बार मेरे डैड से मिलने के लिए आता है। हम तो रिया देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने डैड को दिल्ली से दूर ले चली जाओ, क्योंकि अगर वो दिल्ली के अंदर रहेंगे तो उनके सिर पर खतरा मंडराते रहेगा। सूर्या ने कहा। रिया फिर से एक और सवाल करती हैं सूर्या से, वैसे क्या पुलिस को उस बॉम्ब वाले आदमी का कुछ पता चला कि वो कौन है और वो क्यों ये सब कर रहा है? फिर सूर्या कहता है, उसका नाम आकाश है, वो पहले मिलिट्री में था। आकाश एक सीक्रेट मिशन पर गया था पर वहां से लौट नहीं पाया और ये सभी चीफ मिनिस्टर के वजह से हुआ है, इसलिए आकाश बस अपना बदला लेना चाहता है और उसमें उसके साथी उसकी मदद कर रहे हैं। इतना कहने के तुरंत बाद ही उस कैफेटेरिया के बाहर एक बम ब्लास्ट होता है जिससे उस पूरे कैफेटेरिया में आग लगने लगती है। ये देखकर सूर्या कहता है, ये तो फायर बॉम्ब हैं। फिर वो रिया की तरफ देखता है और कहता है, रिया हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं।
इतना कहने के तुरंत बाद वो जल्दी से रिया का हाथ पकड़ता है और फिर उसे बाहर ले जाने लगता है, पर तभी एक आदमी सूर्या को देख लेता है बाहर जाते हुए, इसलिए वो अपनी गन ठीक सूर्या के सिर पर रखकर कहता है, लड़के लड़की के सामने कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है, रुक हम तुम दोनों को ही अब बताते हैं हमसे होशियारी करने का अंजाम। एपिसोड 50 एक सौदा। रिया और सूर्या दोनों अब उस कैफ़े में फंस चुके थे। जिसने इस कैफ़े में आग लगाई थी उसने सूर्या को रिया के साथ भागते देखा था, इसलिए वो अपनी गन लेकर सूर्या को पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर अपनी गन तान देता है। रिया पहले से ही आग के लगने के वजह से डर चुकी थी, पर अब जब उन दोनों को ही किसी टेररिस्ट ने पकड़ लिया था तो उसका डर तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जिसके वजह से वो अब रो ही देने वाली थी। हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे इस जगह के बारे में, बस हम दोनों को छोड़ दो, जाने दो, रिया ने कहा। वो डरी हुई तो काफ़ी थी, पर हिम्मत करके उसने ये कह ही दिया था। एक्चुअल में वो आकाश का ही साथी था और उन लोगों को आकाश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो सभी रात का इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि वो किसी ऐसी जगह पर अटैक करके लोगों को अपने कैद में रख लेंगे जहां पर भीड़ और लोग ज़्यादा हो, इसलिए वो सभी यहां आ पहुंचे। उस टेररिस्ट के साथ और भी उसके साथी थे जो सभी के ऊपर अपनी बंदूक तान कर कह रहे थे, चुप चुप सभी के सब, अगर अब किसी ने चुतक भी की तो मैं उससे ऊपर पहुंचा दूंगा। सब शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और इस आग से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे टेररिस्ट ने कहा। वो सभी इन लोगों को कैद करके आकाश को छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि आकाश को बॉम्ब्स बनाने की नॉलेज थी और उन लोगों के पास बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की वजह से सभी बॉम्ब्स अभी ख़त्म हो रहे थे। ए लड़की, मैं जानता हूँ तुम्हारी उम्र में तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही सब कुछ होता है, इसलिए तुम्हें अगर तुम्हारे बंदे की फिक्र है तो बिना कोई आवाज़ के वहीं पे जाकर बैठ जाओ जहाँ पर तुम सब बैठे थे। रिया ये सुन सूर्या को देखने लगती हैं और सूर्या भी उसको देखने लगता है। दोनों को पता था कि वो दोनों बस फ्रेंड्स ही हैं, पर उस टेररिस्ट को कौन ये समझाए, इसलिए सूर्या और रिया दोनों वापस उसी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो पहले बैठे हुए थे। एक आदमी ने कैफ़े के सभी लड़के लड़कियां और बुजुर्गों के फ़ोन ले लिए थे। वैसे तो उनको पता था कि वो सब अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करके भी कुछ नहीं कर सकते थे, पर टेररिस्ट को रिस्क चाहिए नहीं था। सूर्या, अब हम तो यहाँ पर इन टेररिस्ट के बीच में फंस चुके हैं, मैं अपने डैड को ये कैसे बताऊँ कि उनकी जान खतरे में है, ऊपर से इन लोगों ने हमसे हमारा फ़ोन भी छीन लिया है, रिया धीरे से कहती हैं। और उधर इंस्पेक्टर जय के फ़ोन पर कॉल आता है। हेलो एसीपी जय स्पीकिंग, जय ने कॉल को उठाने के बाद कहा। फिर कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के कैफ़े में लगभग 100 के आसपास लोगों को अपनी गिरफ्त में कर रखे हैं, अगर उन सभी की सलामती चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जय ये सब सुन सीरियस हो जाता है और पूछता है, तुम सभी आकाश के साथी हो? जय ने कहा। फिर कॉल की दूसरी तरफ से वो टेररिस्ट हंसने लगता है और कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, और शायद तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि हमने क्यों उन लोगों को पकड़ रखा है, इसलिए तुम आकाश को हमें सौंप दो और बदले में हम उन सभी लोगों को सही सलामत छोड़ देंगे। तभी जय कहता है, और अगर हमने आकाश को तुम्हारे हवाले नहीं किया तो? तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम उन लोगों को एक एक कर जलाना शुरू कर देंगे और सभी राख इकट्ठा करके तुम्हारे पुलिस स्टेशन भी भेजवा देंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इतना कहने के बाद वो आदमी कॉल कट कर देता है। जय फिर तुरंत जल्दी से वंश को कॉल लगा देता है और उसको सभी बात भी बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद वंश कहता है, ठीक है, अगर उन लोगों को आकाश ही चाहिए तो हम दे देते हैं, वैसे भी अभी के लिए हमारे लिए आकाश ज़्यादा ज़रूरी, उनके साथियों को पकड़ना ज़रूरी है। जय, मैं तुम्हारे पास आकाश को भेज दूंगा और तुम उसे लेकर के उन लोगों के पास चले जाना। जय फिर ठीक है सर कहकर कॉल को कट कर देता है। इधर सूर्या बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, जबकि रिया इतनी परेशान थी कि वो तो अपने नाखून चबाए बिना रह ही नहीं पा रही थी। तभी पुलिस के गाड़ी के सायरन की आवाज़ आने लगती है। लगता है पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि वो सब कोई होशियारी नहीं करेंगे, वरना मुझे फिर इन लोगों को जिंदा ही जलाना पड़ेगा, उन टेररिस्ट के लीडर ने कहा। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है, जाकर देख के आ क्या बाहर में पुलिस के साथ आकाश भी हैं। इतना सुनने के बाद उसका साथी बाहर जाकर देखता है तो उसको दिखता है कि कई सारे पुलिस के साथ आकाश उनके बीच में था। फिर वो अंदर जाकर कहता है, आकाश उनके साथ ही है, पर उसके आसपास बहुत सारे पुलिस हैं। चलो आकाश आ गया, हमें पुलिस की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें कुछ नहीं करेंगे।
टेररिस्ट के लीडर ने कहा। फिर वो कैफ़े के सभी लोगों से कहता है, चलो सभी में पीछे पीछे, और कोई यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, और जिसने भी हमसे बचने की कोशिश की तो हम उसे उस वक्त ही बंदूक से उड़ा देंगे। उसकी धमकी सुनकर जो प्लान बना रहे थे भागने की, वो सब अब उस प्लान को कैंसिल करके बस उन टेररिस्ट के साथ जाने का फैसला करते हैं। जब सभी टेररिस्ट और उनके पीछे से कैफ़े के सभी लोग सही सलामत बाहर आ जाते हैं तो इंस्पेक्टर जय एक माइक में कहता है, तुम सभी हमें कैफ़े के सभी लोगों को सौंप दो, बदले में हम तुम्हें आकाश दे रहे हैं। जय फिर अपने एक इंस्पेक्टर से कहता है, आकाश को उन लोगों के पास ले जाओ और ध्यान रहे कि वो सबसे पहले कैफ़े के सभी लोग को हमें दे, फिर ही तुम उन्हें आकाश देना। वो इंस्पेक्टर जय की बात सुनकर आकाश के साथ उस टेररिस्ट के पास पहुंच जाता है। टेररिस्ट कैफ़े के सभी लोगों को छोड़ देते हैं तो और पुलिस आकाश को उनके हवाले कर देते हैं। अदला बदली होने के बाद सूर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, अब आएगा मज़ा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।